पढ़ना शुरू करेंगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे वायर क्या होता है। वायर में मीडियम ऑफ ट्रांसफर होता है, गाइडेड मूवमेंट होता है। वायरलेस के अंदर मीडियम क्या होती है, रेडियो वेव्स होता है, और इसके अंदर अनगाइडेड मूवमेंट देखने को मिलेगा। समझेंगे कि जो वायरलेस है उसके अंदर अनगाइडेड मूवमेंट होता है और इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू मूवमेंट होता है। वायर वाले में गाइडेड मूवमेंट होता है, उसमें मीडियम ऑफ ट्रांसफर होता है। फिर देखेंगे शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में। शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में तो तुम्हारा ब्लूटूथ हो गया, जिसमें कोई रिमोट कंट्रोल है, वो वैसी कोई चीज़ हो गई। सीसीटीवी हो गया, RFID हो गया, व्लैन हो गया, लैन हो गया, WLAN हो गया और लैन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, सीसीटीवी हो गया, RFID हो गया, व्लैन हो गया, लैन हो गया। अगर शॉर्ट रेंज डिवाइस है तो उसके अंदर आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगी, रेडियो वेव्स के हिसाब से हो रहा है। रेडियो वेव्स के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम। रेडियो वेव के अंदर क्या होती है आपको देखने को मिलेगा, रेडियो वेव के अंदर दो एक्सट्रीम रेंजेस होती है। एक होती है आपकी रेडियो वेव, दूसरी होती है गामा रेंज, गामा वेव बोल लो या तो। गामा वेव जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। गामा वेव क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। गामा क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग वाले के अंदर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। उसी के ऑपोजिट अपन देखेंगे रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होती है, इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। मतलब कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम एनर्जी और इंटेंसिटी भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा शॉर्ट रेंज के अंदर क्या होती है, रेडियो वेव्स यूज़ हो रही है। फॉर कौन कौन से एग्जांपल्स है, ब्लूटूथ हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, RFID हो गया, व्लैन हो गया, लैन हो गया, सीसीटीवी हो गया। अब कौन से ऐसे डिवाइसेज हैं जिनकी जो मतलब इनमें कैसे डिवाइसेज आते हैं जिसकी जो ट्रांसमिशन की जो पावर होती है ना वो काफ़ी कम होती है, रेंज काफ़ी कम होती है। ट्रांसमिशन की पावर कम होती है, रेंज काफ़ी कम होती है। इसके अंदर लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस होता है क्योंकि रेंज ही बहुत कम होती है, तो आपके आसपास के लोग इसको इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इंटरफेरेंस की रिस्क जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है विद अदर रेडियो सोर्सेज। ठीक है, अदर रेडियो सोर्सेज है ना, उसमें से इंटरफेरेंस की जो रिस्क होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर इसके एग्जांपल हो गया सीसीटीवी हो गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, अलार्म्स हो गया, मोशन सेंसर्स हो गया, RFID एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम देखेंगे RFID कहाँ पे यूज़ हो रहा है। RFID अपन बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं फास्टैग के अंदर। फास्टैग के अंदर कोई भी एंटीना है जो एमिट कर रहा है रेडियो वेव्स। बेसिकली फास्टैग के अंदर ही क्या होता है कि एंटीना लगा हुआ होता है टोल प्लाजा के ऊपर। वो एंटीना क्या कर रहा है, रेडियो वेव्स को एमिट कर रहा है, ये रीड कर ले रहा है, जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है और वहाँ से तुम्हारे पैसे कट जा रहे हैं। एंटीना के अंदर जो है वो रेडियो वेव इमिट कर रहा है, टैग जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तुम्हारे रेडियो वेव्स को। जो गाड़ी के ऊपर टैग लगा हुआ है ना वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है रेडियो वेव्स को। जो एंटीना लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है रीडर को, फर्दर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जा रहा है और ये वहाँ से बेसिकली आपकी गाड़ी में जितना भी टोल काटना है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो जो टोल होंगे वो काट लेंगे। ये जो RFID का सिस्टम होता है दिस इज कॉन्टैक्ट लेस। RFID का जो सिस्टम होता है वो कॉन्टैक्ट लेस होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ठीक है, RFID के अंदर क्या लाइन ऑफ साइट होती है। RFID के अंदर क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, लेकिन उसमें टच करने की जरूरत नहीं होती। लाइन ऑफ साइट होती है लेकिन जो बार कोड्स होते हैं, बार कोड्स मस्ट बी अलाइन विद द ट्रॉपिकल स्कैनर्स। बार कोड्स जो होते हैं उसके अंदर भी आपको जो ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं उनसे अलाइन करके रखना पड़ता होता है। बार कोड के अंदर क्या होता है, अलाइन करके रखना पड़ता होता है। RFID के अंदर भी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। इसके एप्लीकेशन RFID के कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, फास्टैग के अंदर देखने को मिल रही है। पर्सनल ट्रैकिंग के जो ID बैजेस होते हैं, सर्विस वगैरह के अंदर जो भी पर्सनल ट्रैकिंग के ID बैजेस होते हैं वहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑप्टिकल स्कैनर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनर में आपको टच करना पड़ता है। ऑप्टिकल स्कैनर इज बेसिकली जहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हो ना, जैसे तुम्हारा बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक में भी टच करना पड़ता है। मेट्रो कार्ड हो गया वो टच करके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्टिकल स्कैनर देखने को मिलेगा। RFID के अंदर आपको टच नहीं करना पड़ता है पर लाइन ऑफ साइट होती है बेसिकली RFID के अंदर। और अपन ने देखा ऑप्टिकल स्कैनर के बीच का डिफरेंस, ऑप्टिकल स्कैनर के बीच का अपन ने डिफरेंस देखा क्या है। ऑप्टिकल स्कैनर के अंदर आपको टच भी करना पड़ता है, RFID के अंदर आपको टच नहीं करना पड़ता, लेकिन दोनों ही लाइन ऑफ साइट में तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट अपन ने देखा कि जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी और वहाँ पे वो शॉर्ट रेंज होगा और शॉर्ट डिस्टेंस होगा। जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम रेंज का होता है, जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो क्या होता है, कम रेंज का होता है। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना वहाँ पे वापस आपकी जो ये देखेंगे स्पीड जो है, नॉट स्पीड आई मीन टू से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे आपकी स्पीड भी कम होगी, स्पीड भी कम होगी, स्पीड भी कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या हो गया तुम्हारा, जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे रेंज जो होगी वो भी क्या है, रेंज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेंज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शॉर्ट रेंज में जाएंगे, शॉर्ट डिस्टेंस में जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा कि जो तुम्हारा वेवलेंथ है,
है ना। अपन पढ़ रहे थे, शुरू से शुरू करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, है ना। रेडियो वेव्स के बारे में, रेडियो वेव्स के अंदर अपन ने देखा था कि वेवलेंथ जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले ये सीखेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी और इसकी स्पीड भी कम होगी, इसकी एनर्जी और इसकी स्पीड भी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी क्या होगी, रेंज जो है वो भी कम होगी, रेंज भी कम होगी, रेंज भी कम होगी, ठीक है, रेंज भी कम होगी। डन। फिर अपन देख रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अपन ने पढ़ा था आरएफआईडी के एप्लीकेशंस देख रहे थे अपन, आरएफआईडी के एप्लीकेशन देख रहे थे अपन ने। देखा एक फास्टैग, एक देखा पर्सनल ट्रैकिंग के अंदर, एक देखेंगे अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इंडियन रेलवे ट्रैक्स पे, वैगन्स पे, कोचेस पे भी आपको आरएफआईडी लिखी हुई दिख जाएगी। पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ क्या होता है, वायरलेस होता है, 1990s के आसपास बना था। इसका मीडियम क्या है, रेडियो वेव्स के थ्रू ये पास होता है। शॉर्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा। इसका यूज़ क्या होता है, हेडसेट के अंदर, माउस कीपैड्स के अंदर यूज़ हो जाता है। रेडियो वेव्स इज बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रेंज होती है। रेडियो वेव क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेंज होती है, ये पेनिट्रेट कर सकती है वॉल को। सबसे बेस्ट फायदा क्या है रेडियो वेव का कि ये पेनिट्रेट कर सकती है, ये वॉल्स को क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कहने का मतलब है इन जनरल तो शॉर्ट रेंज होती है, बट ये क्योंकि वॉल को पेनिट्रेट कर सकती है इसीलिए कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। फिर आपको देखने को मिलेगा माइक्रो, रेडियो वेव के बाद में आ जाएंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद में आएगा आपका इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के बाद में आ जाएगा यूवी रेज। यूवी के बाद में आ गया एक्सरे। एक्सरे के बाद में लास्ट आएगा गामा वेव्स। गामा वेव्स इज बेसिकली कैंसर किलिंग सेल्स होते हैं। कैंसर किलिंग सेल्स मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अपन ने देखा जो लास्ट और जो फर्स्ट वाले दोनों ही वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती है। जो लास्ट और फर्स्ट वाली है दोनों ही जो आपके वॉल्स इनको पेनिट्रेट कर सकती है। एक अपन ने देखा था माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कुकिंग में यूज़ हो रहा है। आईआर वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स अपन ने देखा कि ये रिमोट कंट्रोल में यूज़ हो रहा है। एक आपको देखने को मिलेगी जो सन से हीट आती है, जो सन की हीट होती है, दैट इज़ ऑल्सो इंफ्रारेड, दैट इज़ ऑल्सो इंफ्रारेड। सन हीट जो होती है ना वो भी इंफ्रारेड होती है। फिर आपको देखने को मिलेगी आईआर और यूवी के बीच में आईआर और यूवी के बीच में आपको देखने को मिलेगी एक विजिबल रेंज। विजिबल क्या होता है, विबग्योर होता है। विजिबल क्या होता है, विबग्योर होता है। यूवी के बारे में पढ़ेंगे वापस से। यूवी रेंज जो होती है ये किल कर देती है बैक्टीरिया को। एक्सरे जो होती है वो एक्सरेज, मेडिकल एक्सरेज के अंदर यूज आती है। गामा रेज जो होती है वो कैंसिल कर देती, वो कैंसर सेल को किल कर देती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अपने देखा ना कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, गामा वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जी और ये एफ। तो जी में क्या होगी, एफ की पावर जो होगी ज़्यादा होता है, अपन एफ जी लिखते हैं ना, एफ जी। तो जहाँ पे गामा रेज है वहाँ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे गामा रेज है वहाँ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और आर और एफ के अंदर तो बहुत डिफरेंस होता है, मतलब एफ तो बहुत पहले आता है और आर बहुत बाद में आता है, और आर और डब्लू पास पास में आता है। तो वेवलेंथ जो होगी वो रेडियो में ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जो होगी वो रेडियो वेव्स के अंदर ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जो होगी वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, रेडियो वेव्स के अंदर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अपन ने इतना पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखो रेडियो वेव्स के बारे में समझेंगे। रेडियो वेव्स क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है वॉल्स को। रेडियो वेव्स की क्या होती है, लॉन्ग होती है वेवलेंथ, ये वॉल को पेनिट्रेट कर सकती है। गामा वेव्स के अंदर देखेंगे इट कैन एस्केप द बैरियर्स, ये क्या कर सकती है, बैरियर्स को एस्केप कर सकती है ड्यू टू वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है इसीलिए ये बैरियर्स को एस्केप करके चली जाती है। और रेडियो वेव्स वॉल को पेनिट्रेट कर पाती है क्योंकि उसकी बहुत ही बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। ऑल इन बिटवीन कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, ऑल इन बिटवीन कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स एंड द डोर्स। लेकिन जो रेडियो वेव और गामा वेव्स है ये क्या कर सकती है, ये दोनों ही पेनिट्रेट कर सकती है, ये दोनों ही पेनिट्रेट कर सकती है। इसके आगे देखेंगे अपन वाईफाई के बारे में। वाईफाई इज़ द वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इससे पहले यूज़ होते थे एथरनेट, जो कि वायर्ड कनेक्शंस होते थे। एथरनेट यूज़ करते थे, वो बेसिकली क्या होते थे, वायर्ड कनेक्शंस होते थे। अभी अपन वाईफाई यूज़ करते हैं। वाईफाई के अंदर क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। हमने देखा था रेडियो वेव्स के अंदर क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। 1990s के आसपास ये बना था। इसकी रेंज कितनी है, 100 मीटर्स के आसपास है। स्पीड कितनी है, 250 Mbps के आसपास की इसकी स्पीड है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वायरलेस में क्या होती है, 3 तरीके की रेंजेस होती है। ऑप्टिकल रेंज की जितनी भी वेव्स होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। ऑप्टिकल में कौन सी आती है रेंज, ऑप्टिकल में कौन सी रेंज आती है, वापस देखेंगे IVU। IVU का मतलब है IR हो गया, विजिबल वेव्स हो गया, और UV वेव्स हो गया। IR में क्या क्या हो गया, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स और यूवी वेव्स, ठीक है, ये तीनों आ जाती है। इसमें तीनों में क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हो गया एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। अगर अपन देखेंगे तो इसमें स्पीड भी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है एट कम्पेयर टू द रेडियो वेव्स। बेसिकली आप किसी कंपेयर करो, रेडियो वेव से कंपेयर करते हो। तो जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन इट इज़ फास्टर देन द वाईफाई। जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, अपन ने देखा अभी ऊपर वाईफाई, यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो आपके IR, विजिबल और UV के अंदर हो रहा है। वाईफाई जो हो रहा है वो रेडियो के अंदर हो रहा है। तो वाईफाई की स्पीड से कंपेरेटिवली मेरी ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा
ज़्यादा होगी। बस सबसे मेजर बात याद रखने की क्या है कि जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर कौन कौन सी वेव्स है, आई वी और यू, यानी आई आर विजिबल वेव्स और यू वी वेव्स, आई आर विजिबल वेव्स और यू वी वेव्स। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, गाइडेड मूवमेंट वायर्ड के अंदर होता है, वायरलेस के अंदर अनगाइडेड मूवमेंट होता है। ये अपन ने देख लिया। जनरली जो भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जनरली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं ऑप्टिकल वेव्स नॉट पासिंग थ्रू द वॉल्स। ऑप्टिकल वेव्स जो है वो वॉल से पास नहीं हो रही। जनरली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है जो तुम्हारा ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो ऑप्टिकल वेव्स है दे आर नॉट पासिंग थ्रू द वॉल्स। हमने देख लिया कि सिर्फ दो ही वेव्स है जो इसे पास कर पा रही है वॉल से, विच इज रेडियो वेव्स एंड द गामा वेव्स। हमने देखा कि रेडियो वेव्स के अंदर वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा और गामा वेव्स के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होती जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट अपन देखेंगे पॉजिटिव्स ऑफ दी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का क्या पॉजिटिव है, दैट इज फास्टर देन द वाईफाई। इसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इट इज फास्टर देन द वाईफाई, इट इज फास्टर देन द वाईफाई। सेकंड नेगेटिव क्या है, ये शॉर्ट रेंज होती है वाईफाई के कंपैरिजन में। इसमें भी लाइन ऑफ साइट जो होती है वो मैंडेटरी होती है, लाइन ऑफ साइट जो होगी वो मैंडेटरी होगी और इसके अंदर भी हर्डल्स काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी वीएलसी के बारे में देख रहे हैं। इसको बेसिकली अपन लाइट फिडिलिटी या लाईफाई वगैरह भी बोलते हैं। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हो गया, एक लाइट फिडिलिटी हो गया, वीएलसी कुछ भी बोलो, ये सिर्फ होती है विजिबल रेज के अंदर। विजिबल रेज का मतलब क्या हो गया, सिर्फ जो विबग्योर है ना यूवी और आईआर के बीच का, देखो ये जो आईआर और यूवी और विजिबल तीनों मिलके बनाते हैं ऑप्टिकल, इन दोनों के बीच में एक पड़ता है अपन विजिबल रेस के बारे में। तो सिर्फ उससे रिलेटेड है आपकी विजिबल लाइट या फिर लाइट फिडिलिटी या फिर लाईफाई जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिकली सब टाइप ऑफ द वायरलेस ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ये ट्रांसफॉर्म करती है बाइनरी डेटा को इनटू द लाइट पल्स। ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है बाइनरी डेटा को इनटू द लाइट पल्स। बेसिकली ये ट्यूबलाइट की लाइट से, बल्ब की लाइट से इससे ट्रांसफर होती है। तो ये क्या कर देती है, जो भी तुम्हारा बाइनरी डेटा होता है ना उसको लाइट पल्स में ट्रांसफर कर देती है और उससे हो जाता है। ये बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, हमने देखा था एक ये पॉइंट जो देखा था ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का नेगेटिव। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का नेगेटिव क्या है कि ये भी हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर सकता, दिस इज बेसिकली हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर सकता। और वही चीज़ है तुम्हारी, क्योंकि ये सब टाइप है ऑप्टिकल वायरलेस का, तो ये भी क्या कर सकती है, बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकती है। अब ये क्या है कि जो तुम्हारा VLC है, वाईफाई क्या होता है, वाईफाई इज़ द रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ द लाइट पल्स। और जो VLC है या वाईफाई है ये लाइट पल्स से कर रहा है, लाइट पल्स के थ्रू कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव देखेंगे अपन इसके बारे में। VLC के बारे में पॉजिटिव्स क्या है, ये इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ ज़्यादा हो रही है मतलब ये ज़्यादा डाटा को सेंड कर सकता है। बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा डेटा को सेंड कर सकता है। हम बात कर रहे हैं विजिबल लाइट या लाईफाई के बारे में। ये क्या कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, इंटरफेरेंस नहीं होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज में इंटरफेरेंस नहीं होती है, रेडियो में होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज से इंटरफेरेंस नहीं होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो वाईफाई से 100 टाइम ज़्यादा होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो वाईफाई से 100 टाइम ज़्यादा होती है। एज इट इज़ इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा होती है। बस मेजर चीज़ जो ध्यान रखने की है वो यही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव्स ऑफ दी लाईफाई। इसमें भी तुम्हारे लाइन ऑफ साइट चाहिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत लिमिटेड रेंज में, मतलब जहाँ तक लाइट पहुँच पा रही है और लाइट जितनी पहुँच पा रही है उतने में ही वो देगा। इसमें क्या होता है, LED बल्ब्स, लाइट लैम्प्स आर यूज्ड एज द वायरलेस रूटर। यूज़ किससे कर रहे हो आप, रूटर की जैसे किसको यूज़ कर रहे हो, LED बल्ब्स और लाइट लैम्प्स को यूज़ कर रहे हो। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, अगर बिग ऑफिस है वहाँ के इंटरनेट के लिए, एरोप्लेन के इंटरनेट के लिए, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो पीपल डू प्रेफर इट। बस इसमें बात ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वो चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि ये ना एक हर्डल को क्रॉस करके नहीं जा सकती। स्ट्रीट लाइट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ट्रैफिक लाइट्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक्सीडेंट प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हो, कम्युनिकेशन बिटवीन द व्हीकल्स थ्रू दी LED, हो सकती है, जिससे आप एक्सीडेंट प्रिवेंशन करवा सकते हो। नेक्स्ट अपन देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। देखो
बेसिकली जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग यानी बहुत सारा काम पैरेलल चल रहा है। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क, कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क के लिए यूज़ होता है, सेम एज द नॉर्मल कंप्यूटर, बट इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर। सेम एज द नॉर्मल कंप्यूटर होता है, बस इसके अंदर क्या चेंज होता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर। वही तो मतलब हो गया ना कि भाई पैरेलल कंप्यूटिंग पे वर्क कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, पैरेलल कंप्यूटर में वर्क कर रहा है। कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क करता है तुम्हारा सुपर कंप्यूटर्स, और उसके अंदर सेम नॉर्मल कंप्यूटर जैसे ही होता है, बस मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर होता है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एरे ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं कंप्यूटेशनल टास्क, परफॉर्म करते हैं हाई कंप्यूटेशनल टास्क। और इसके अंदर एक प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, वन प्रोसेसर इज इक्वल्स टू नोड। टाइप्स देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है क्लस्टर कंप्यूटर, एक हो गया क्लस्टर कंप्यूटर, एक हो गया तुम्हारा ग्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखेंगे क्लस्टर कंप्यूटर और ग्रिड कंप्यूटर के बीच में फ़र्क क्या है। क्लस्टर कंप्यूटर का मतलब हो गया कि लोकल नेटवर्क है ऑफ होमोजीनियस कंप्यूटर्स, लोकल नेटवर्क ऑफ होमोजीनियस कंप्यूटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो होमोजीनियस है, सारे एक जैसे प्रोसेसर, सारे एक जैसे कंप्यूटर्स लगा हुए हैं, उसको तुमने बोल दिया क्लस्टर कंप्यूटर। उसको तुमने क्या बोल दिया, क्लस्टर कंप्यूटर बोल दिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, प्रत्यूष हो जाएगा पुणे में और मिहिर हो जाएगा नोएडा के अंदर। प्रत्यूष हो जाएगा पुणे में और मिहिर हो जाएगा नोएडा के अंदर। अब एक पढ़ेंगे अपन ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हो रहा है, ये इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, पर ये बहुत दूर दूर है। ठीक है, इनको बस अपन ने कनेक्ट कर रखा है, पर ये है वैसे फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। हेट्रोजीन लॉन्ग डिस्टेंस में होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है इसके अंदर। इट इज़ यूज फॉर द टास्क डिफिकल्ट फॉर द सिंगल मशीन। जो कोई टास्क डिफिकल्ट है फॉर द सिंगल मशीन, वहाँ पे अपन ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, मतलब बेसिकली अपने प्रत्यूष और मिहिर को प्लस कर दिया, प्रत्यूष और मिहिर को प्लस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक एग्जाम्पल है त्रिनेत्र जो कि सीडैक ने बनाया, त्रिनेत्र जो कि सीडैक ने बनाया। फ्लॉप क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। इससे आप क्या करते हो, मेजर करते हो। इट इज़ अ यूनिट बेसिकली, इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट फॉर सुपर कंप्यूटर्स, इट इज़ द काइंड ऑफ यूनिट फॉर सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, मोस्ट पावरफुल कौन सा है, परम सिद्धि है, एआई बेस्ड है। परम सिद्धि इज द मोस्ट पावरफुल एंड एआई बेस्ड, परम सिद्धि इज द मोस्ट पावरफुल एंड द एआई बेस्ड। एप्लीकेशंस क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर यूज़ होता है, केमिकल रिसर्च के अंदर यूज़ होता है, स्टिमुलेशंस के अंदर यूज़ होता है, ग्रीन एनर्जी, एयरप्लेन्स के अंदर, एयरप्लेन इन द विंड टनल्स, एयरप्लेन्स इन द विंड टनल्स, रिसर्च के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर यूज़ होता है, ड्रग डिजाइनिंग में यूज़ होता है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं पैंडेमिक की पीक को तो काम आता है। बेसिकली वापस से देख सकते हैं, इस पर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ आ रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ आ रहा है, क्लाइमेट रिसर्च के अंदर, स्टिमुलेशंस के अंदर यूज़ आ रहा है तुम्हारे ग्रीन एनर्जी, एयरप्लेन इन द विंड टनल्स, रिसर्च ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ आ रहा है, ड्रग डिजाइनिंग, प्रिडिक्टिंग द पैंडेमिक पीक, ये सारी चीज़ों के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो कि 2015 में आया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोटेक इसको हैंडल करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोटेक इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, सीडैक करता है। जो भी तुम्हारे सुपर कंप्यूटिंग मिशन होते हैं मोस्टली उनको इंप्लीमेंट कौन करता है, सीडैक करता है। और इट इज बेसिकली द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग। करंटली अपने पास में 15 सुपर कंप्यूटर्स है। करंटली कितने सुपर कंप्यूटर्स है, 15 सुपर कंप्यूटर्स है। ना व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि हम रिप्लेस कर देंगे फास्टैग को विद द जीपीएस, तो वो सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तुम्हें कोई भी टोल इंफ्रा नहीं चाहिए होगा, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं लगेगा, कोई भी वर्क फोर्स नहीं लगा, सैटेलाइट से सीधा पैसा कट जाएगा। फास्टैग को हटा देंगे, सीमलेस मूवमेंट हो जाएगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, जिससे आपने लाइन क्रॉस करी, जैसे ही आपने लाइन क्रॉस करी पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव क्या आएगा, प्राइवेसी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो जाएगा, एक तो होती है तुम्हारी एआई इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क, एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क। एआई में मशीन क्या कर सकती है, थिंक कर सकती है, परसीव कर सकती है, लर्न कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, डिसीजन मेक कर सकती है। क्या क्या कर सकती है मशीन, थिंक कर सकती है, परसीव कर सकती है, लर्न कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, डिसीजन मेकिंग कर सकती है, बेसिकली कॉग्निटिव टास्क ऑफ द मशीन, एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म। ये क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, सिर्फ परफॉर्म कर रही है तुम्हारे कॉग्निटिव टास्क, उसको मैंने क्या बोल दिया, एआई बोल दिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या होता है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम इट अनेबल्स द सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग जब होने लग जाती है तो उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। सेल्फ लर्निंग फ्रॉम द डेटा इट हैव, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग को फ्रॉम द डेटा इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। इट अप्लाइज विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन, इट अप्लाइज विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब मैं अपना कुछ भी काम कर रही हूँ, उसमें जो भी मैंने डेटा डालती गई उसको वो यूज़ करेगा, सेल्फ लर्न करेगा फ्रॉम द डेटा अवेलेबल विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। It will find the patterns in the data and make the predictions. It will find the patterns in the data and make the predictions. एक पढ़ेंगे डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग क्या होता है, इट इज टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मशीन लर्निंग। ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है मशीन लर्निंग को इन द बेटर मैनर। हाउ, inspired by the structure of the brain. It is inspired by the structure of the brain, especially interconnected by many neurons. Artificial neural network क्या होता है, ये ऐसे algorithms होते हैं based on the biological structure of the brain. ये तुम्हारे न्यूरॉन्स पे बेस्ड होते हैं, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है ना, नोड
एक ऐसे कुछ करके होता है, यूँ फिर यूँ यूँ। ये जो न्यूरॉन होता है ना, इनके नोड्स के हिसाब से न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, एल्गोरिथम्स होता है बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। आप समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है सबसे पहले, फिर मशीन लर्निंग होता है, फिर डीप लर्निंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, फिर मशीन लर्निंग होता है, फिर डीप लर्निंग होता है। सुपर कंप्यूटर विल गिव द डेटा रिक्वायर्ड फॉर एआई, सुपर कंप्यूटर विल गिव द डेटा रिक्वायर्ड फॉर एआई। इनका एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सभी जगह देखने को मिलता है, हेल्थ के अंदर देखने को मिलता है। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, क्वालिटी हो जाती है। डायग्नोसिस के टाइम पे क्या हो गया, डायग्नोसिस के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिजन प्रोजेक्ट जो है डेटा स्टोरेज कर रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, उस डेटा को ये लोग ले लेंगे। डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, एजुकेशन में यूज़ कर सकता है क्वालिटी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब रोबोटिक्स के बारे में देखेंगे। रोबोटिक्स क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। रोबोटिक्स क्या है? एक तरीके का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विद द मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, विद द मल्टीपल डिग्री ऑफ द फ्रीडम। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विद द मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसके अंदर आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक होता है फिक्स, जैसे कि तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिपीटेटिव टास्क करता है, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं ना, रिपीटेटिव टास्क करते हैं, फिक्स स्पेसिफिक टास्क करता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड रोबोट। एक होते हैं तुम्हारे मोबाइल रोबोट्स। मोबाइल रोबोट्स का मतलब जो परफॉर्म करते हैं अनसर्टेन एनवायरमेंट के अंदर टास्क, वो क्या करते हैं? परफॉर्म टास्क करते हैं इन द अनसर्टेन एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक, नेवी, इन सारी चीज़ों के अंदर। एक हो गए तुम्हारे मोबाइल रोबोट्स के बाद में ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का होता है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज रोबोट्स होते हैं, मिमिक करते हैं ह्यूमन मोशन को और इंट्रैक्शन को, मिमिक करते हैं ह्यूमन मोशन को और इंट्रैक्शन को। ये हो गए तुम्हारी ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स उसमें पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस तो देखो बहुत सारे होते हैं, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। सोफिया के बारे में पढ़ेंगे। सेफिया इज़ बेसिकली, और सोफिया में देख सकते हैं मोबाइल जो रोबोट होता है वो क्या क्या काम कर सकता है। इट इज़ सोफिया कहाँ किसने बनाई है? हांगकांग ने बनाई है। आई कांटेक्ट कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है फेसेस को, आई कांटेक्ट कर सकती है, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है, स्पीच को अंडरस्टैंड कर सकती है, सिंपल कॉन्वर्जेशन कर सकती है, सिंपल कॉन्वर्जेशन भी कर सकती है ऑन द प्री डिफाइंड टॉपिक्स। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जो थी वो कौन थी? सोफिया थी, जिसको फुल सिटीजनशिप मिली सऊदी अरेबिया के अंदर। फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट फुल सिटीजनशिप मिली है, फुल सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इन द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। अब पढ़ेंगे व्योमित्र के बारे में। व्योमित्र इज हाफ ह्यूमनॉइड, व्योमित्र इज हाफ ह्यूमनॉइड। इसरो ने बनाया है गगनयान मिशन के लिए। व्योमित्र क्या है? हाफ ह्यूमनॉइड है, इसरो ने बनाया है गगनयान के लिए। इसका जो भी अनमैन्ड वाला मिशन होगा ना, उसमें व्योमित्र जाएगा। जो अनमैन्ड वाला मिशन होता है गगनयान का, उसके अंदर व्योमित्र जाएगा। एंड इट इज़ हाफ ह्यूमनॉइड है, इसरो ने खुद ने बनाया है। और ये कैसा है? बायलिंगुअल है, बायलिंगुअल है। जनरेट करता है वार्निंग, रिसीव करता है कमांड्स फ्रॉम द ग्राउंड। इट विल रिसीव द कमांड फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल रिसीव द कमांड फ्रॉम द ग्राउंड। फिडोर क्या होता है? फिडोर इज द फर्स्ट ह्यूमनॉइड सेंट टू द स्पेस बाय द रशिया इन 2019। व्हाट इज फिडोर? फिडोर इज रशिया का रोबोट है, रशिया का रोबोट है। इट इज़ द फर्स्ट रोबोट, फर्स्ट ह्यूमनॉइड सेंट टू द स्पेस बाय द रशिया, रशिया ने भेजा था इन द 2009। इन द 2009 इसको क्या बोलते हैं? फिडोर बोलते हैं, फिडोर। फिडोर तो किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था। है क्या? रोबोट है, रशिया ने भेजा था, रोबोट है। कहाँ पे भेजा था? स्पेस के अंदर भेजा था। कब भेजा था? 2019 में भेजा था, 2019 में भेजा था, 2019 में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे रोबोनॉट्स के बारे में। रोबोनॉट्स के बारे में, रोबोनॉट्स क्या हो गए? रोबोनॉट्स 2 नासा ने बनाया है। ह्यूमनॉइड हेड फॉर द स्पेस स्टेशन इन्होंने 2011 में ही भेज दिए थे। क्या लिखा हुआ है? रोबोनॉट्स 2 इज बाय द नासा, ह्यूमनॉइड टू द स्पेस स्टेशन। इन्होंने भी ह्यूमनॉइड भेजे थे स्पेस स्टेशन के अंदर, ह्यूमनॉइड्स भेजे थे स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, नासा ने पहले ही भेज रखे हैं, नासा ने पहले ही भेज रखे हैं। रोबोनॉट्स बोलते हैं, रोबोनॉट्स यानी एस्ट्रोनॉट का नॉट और रोबोट का रोबोनॉट्स। तो ऐसा सेकंड उन्होंने कब भेजा था? 2011 में भेजा था नासा ने ह्यूमनॉइड टू द स्पेस स्टेशन। इन्होंने कहाँ पे भेज रखा है? रोबोनॉट्स को कहाँ पे भेज रखा है? स्पेस स्टेशन के अंदर भेज रखा है। नासा ने कहाँ पे भेज रखा है? स्पेस स्टेशन के अंदर भेज रखा है। रशिया ने कहाँ पे भेज रखा है? स्पेस के अंदर भेज रखा है। हम कहाँ पे भेज रहे हैं? मून पे भेज रहे हैं। गगनयान में है ना? नहीं, मून पे नहीं भेज रहे, गगनयान में भेज रहे हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बंडीकूट के बारे में। बंडीकूट इज बेसिकली स्पाइडर शेप्ड रोबोट है जो कि क्लीन सीवर्स और मैन होल्स ये सारी चीज़ें करता है। फिर ड्यूरिंग कोविड-19 हमने क्या किया था? मैत्री, विजयवाड़ा आंध्रा के अंदर एक तरीका का रोबोट ही था बेसिकली, मैत्री नाम के एक रोबोट था। कोविड-19 में हमने यूज़ किया था, विजयवाड़ा और आंध्रा के अंदर भेजा था। ये क्या कर रहा था? वाटर मेडिसिन ये सारी चीज़ें सर्व कर रहा था। ड्रोन्स क्या था? ड्रोन्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ रोबोट ओनली। डीकंटेनमेंट द कंटेनमेंट जोन्स बाय स्प्रेइंग केमिकल्स, रश कर रहा था टेस्ट सैंपल्स को टू द लैब्स, ठीक है। ये सब चीज़ें। रोबोटिक्स इन इंडिया कहाँ पे आया था? 4 रोबोट्स है फॉर एवरी 10K वर्कर्स, 4 रोबोट्स है फॉर एवरी 10K वर्कर्स। साउथ कोरिया के अंदर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हाईएस्ट अडॉप्शन रेट कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगी। साउथ कोरिया के अंदर रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, हाईएस्ट अडॉप्शन रेट आपको देखने को मिलेगा साउथ कोरिया के अंदर है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जेनो रोबोट्स क्या होता है। जेनोबोट्स इज रिलेटेड टू द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड नॉट related to the robots. It is related to the stem cell technology and not to the robots. Xenobots क्या है? Xenobots क्या है? stem cell technology से related है, stem cell technology से related है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन क्या है?
डिजिटल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रांजैक्शनल लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन लेजर है। इसमें क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर। इट इज कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट एंटिटीज एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पर्सन, कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट एंटिटीज एंड नॉट बाय द सिंगल पर्सन। सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, वाइट पेपर ऑथर, ठीक है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी है। ये अवॉइड करता है डबल स्पेंडिंग को, इसकी एप्लीकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये बाईपास करता है गवर्नमेंट के कंट्रोल को, ठीक है। सिक्योरिटी है पर थोड़ा सा प्राइवेसी का भी हैम्पर होता है। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट देखेंगे, सबसे पहले आ गया वेब वन आया था तुम्हारा 89 से लेकर 2005 के बीच में। 89 से लेकर 2005 के बीच में आपको वेब वन देखने को मिलता था, जो विच वॉज रीड ओनली और स्टैटिक वेब था। इसमें आप कोई यूज़र इंटरेक्शन नहीं था। वेब वन कब था, रीड ओनली 1989 से लेकर 2005 के बीच में, ठीक है। रीड ओनली था, स्टैटिक वेब था, यूजर्स डू नॉट इंटरेक्ट। फिर वेब 2.0 आया 2005 से लेकर प्रेजेंट के बीच में चल रहा है, रीड एंड राइट कर पा रहे हैं हम। इसमें सोशल वेब होता है, मतलब मैं भी अपनी तरफ से कोई इनपुट दे पा रही हूँ। यूजर्स हैव आइडेंटिटीज, हैड आइडेंटिटीज, इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी होती है। इशू क्या है, सेंट्रलाइजेशन का इशू है। सेलिंग ऑफ डेटा फॉर द टारगेट एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग ऑफ डेटा होता है फॉर द टारगेट एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया। अब आ गया वेब 3.0, 2021 से आना शुरू हो गया था वेब 3.0। इट इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन। आप इसको ओन भी कर सकते हो, रीड राइट तो कर ही सकते हो, ओन भी कर सकते हो। थ्रू क्रिप्टो होता है। वेब 3.0 किसके थ्रू होगा, क्रिप्टो के थ्रू होगा। वेब 3.0 किसके थ्रू होगा, क्रिप्टो के थ्रू होगा। इसमें बेसिकली क्या है, आइडेंटिटीज़ अनोनिमस नहीं होती है। यूज़र क्या कर सकता है, अपने डेटा को कंट्रोल भी कर सकता है। आइडेंटिटीज़ जो होती है वो अनोनिमस नहीं होती है। वेब 2.0 प्लस डिसेंट्रलाइजेशन माइनस आइडेंटिटीज़ इज वेब 3.0। इसके अंदर बेसिकली प्राइवेसी का इशू रहेगा, आइडेंटिटीज़ अनोनिमस नहीं हो सकती। यू विल बी नोन बाय द पर्सन हु यू आर, ठीक है। तो वेब 2.0 के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, आपने डिसेंट्रलाइजेशन को तो ऐड कर दिया, आपने आइडेंटिटीज़ को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया एंड इट रिजल्ट्स इनटू द वेब 3.0। वेब 3.0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी, नहीं वेब 5.0, एक सेकेंड, ठीक है। वेब 5.0 भी आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हो और आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो, आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हो और डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वेब 5.0। नेक्स्ट वर्चुअल रियलिटी के बारे में देखेंगे। इट इज़ बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड स्टिमुलेशन होता है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, कंप्यूटर जनरेटेड स्टिमुलेशन होते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो विद इन एन आर्टिफिशियल 3D इन्वायरमेंट। यू इंटरेक्ट विद इन एन आर्टिफिशियल 3D इन्वायरमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके अंदर स्पेशल गॉगल्स होते हैं, हैप्टिक ग्लव्स आपको देखने को मिलेंगे, सेंसर्स होते हैं उनके अंदर। ये क्या करता है, रियलिस्टिक इन्वायरमेंट बना देता है स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर। बेसिकली आपके मोबाइल के अंदर या आपके ग्लासेस के अंदर या आपके गॉगल्स के अंदर ही आपको एक हाइपर रियलिस्टिक इन्वायरमेंट बना के दे देगा। इसका एप्लीकेशन होता है एंटरटेनमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, ऑटिस्टिक किड्स को दे सकते हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो भी किड्स होते हैं उनके लिए गेमिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर होता है, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन होता है ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस ऑन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के ऊपर सुपर इम्पोजिशन होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस का, टू मेक दिट मोर रियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल लेंस कार्ड यूज़ करते हैं फॉर द ग्लासेस शेप, आईके ऐप यूज़ करता है होम फर्नीचर के लिए, ड्यूलिक्स ऐप यूज़ करता है पेंट के लिए। इन सारी चीज़ों की जो भी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लॉकचेन, वेब 3, वेब 5, AR VR और बिटकॉइन। इसको अपन बोलते हैं मेटावर्स। मेटावर्स इज़ बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सुपर प्लेटफॉर्म जो क्या करता है, सब दैट कन्वेंसेस द सब प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया भी होगा उसमें, ऑडियो वीडियो गेम्स में भी यूज़ हो जाएगा, ईज ऑफ लाइफ ऐप्स जो होते हैं उसमें भी यूज़ हो जाता है। सुपर प्लेटफॉर्म्स है जिसको आपने सारे सब प्लेटफॉर्म्स को मिक्स कर दिया और सुपर प्लेटफॉर्म बना दिया। उस सुपर प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, हम मेटावर्स बोलते हैं। उस सुपर प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मेटावर्स बोलते हैं। इसके अंदर तुम्हारा ब्लॉकचेन, वेब 3.0, वेब 5.0, AR VR, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी सब यूज़ हो जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन भी यूज हो फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द मनी, ऑल एक्सेसिबल थ्रू द सेम डिजिटल स्पेस, इट इज़ मोर इमर्सिव इंटरनेट, रिक्वायर्स कोलैबोरेशन एफर्ट्स। इट इज़ मोर इमर्सिव, बहुत इमर्सिव होता है, एंड इट रिक्वायर्स मोर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। फ्यूचर फॉर द ईज ऑफ लाइफ एप्लीकेशन, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ द ईज ऑफ लाइफ ऐप। JP मॉर्गन ने बनाया था वर्ल्ड का पहला बैंक टू सेटअप द शॉप इन द फर्स्ट बैंक टू सेटअप शॉप इन द मेटावर्स। JP मॉर्गन ने क्या बनाई थी, पहला बैंक
जिसको इन्होंने शॉप किया था मेटावर्स के अंदर, जेपी मॉर्गन ने बनाई थी। अब पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली क्लासिकल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं। डिफरेंस देखने सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं ना वो काम करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर 0 to 1। अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो काम करते हैं बिट्स और क्यूबिट्स के ऊपर। क्वांटम का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज दी एनर्जी यानी फोटोन मैटर और द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन, सच एज द इलेक्ट्रॉन और मैटर, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन। क्वांटम का मतलब क्या हो गया, क्वांटम इज बेसिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। इसमें क्या हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, एनर्जी मतलब फोटोन हो गया, या फिर मैटर हो सकता है। मैटर मतलब क्या हो गया, मैटर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एनर्जी किस में होती है, फोटोन के अंदर हो गया। मैटर किस में, मैटर मतलब सिर्फ वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन दोनों चीज़ों से आप क्या बना सकते हो, इट इज दे आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देंगे। क्लासिकल वाला जो होता है वो बिट्स पे और बाइनरी डिजिट पे काम करता है, आइदर 0 1 पे काम करता है। क्वांटम वाला जो होता है वो बिट्स और क्यूबिट्स पे काम करता है। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी बोथ एट वन टाइम, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है इसमें, क्योंकि क्वांटम सुपर इम्पोजिशन होती है, क्वांटम सुपर इम्पोजिशन होती है। तो इट कैन बी बोथ एट द वन टाइम, 0 भी हो सकता है 1 भी होता है, एट द सेम टाइम हो सकता है। तो बेसिकली क्वांटम सुपर इम्पोजिशन होती है तो इसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी होती है। इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, क्वांटम अनसर्टेनिटी कैन बी यूज फॉर द जनरेटिंग प्राइवेट कीज, सिक्योरिटी कोड्स, प्राइवेट कीज और सिक्योरिटी कोड्स, ऐसी सारी चीज़ें जनरेट करने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटर्स को या क्वांटम सुपर इम्पोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है, दैट इट कैन बी बोथ एट 0 and 1 एट द सेम टाइम, इट कैन बी बोथ 0 and 1 एट द सेम टाइम। क्वांटम सुपर इम्पोजिशन हो गया। ये क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग प्राइवेट कीज, सिक्योरिटी कोड्स, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग प्राइवेट कीज एंड सिक्योरिटी कोड्स। उसके बाद में देखेंगे हैकर्स इसको क्या कर नहीं पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे। ड्रग डिजाइनिंग क्या होती है, एक्जैक्टली डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। ड्रग डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हो। हम क्वांटम के सुपर इम्पोजिशन की वो देख रहे हैं, एप्लीकेशंस देख रहे हैं, है ना। तो एक तो अपन ने देख लिया क्वांटम अनसर्टेनिटी। क्वांटम अनसर्टेनिटी को कहाँ यूज कर सकते हैं, फॉर जनरेटिंग द प्राइवेट कीज इन द सुपर सिक्योरिटी कोड्स। एक यूज कर सकते हैं ड्रग डिजाइनिंग के अंदर। ड्रग डिजाइनिंग में हो गया, एक्जैक्टली डिस्क्राइब कर देगा और कैलकुलेट करके दे देगा क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल। एक्जैक्टली डिस्क्राइब करके दे देगा और कैलकुलेट करके दे देगा क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। अब देखेंगे टेलीपोर्टेशन के बारे में। टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, गिव मी अ मिनट। टेलीपोर्ट का मतलब होता है ना कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए अपन, है ना, उसको टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। तो टेलीपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं विदाउट फिजिकली ट्रांसमिटिंग द इन्फो। मैंने फिजिकली ट्रांसमिट नहीं करी इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिट हो गई बिटवीन द फोटोन्स ऑन द कंप्यूटर चिप्स, ट्रांसफर हो गई बिटवीन द फोटोन्स ऑन द कंप्यूटर चिप्स, उसको क्या बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे एप्लीकेशन होते हैं क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का। क्या एप्लीकेशन है क्वांटम सुपर इम्पोजिशन का, पहले तो अपन ने देखा कि क्वांटम अनसर्टेनिटी। क्वांटम अनसर्टेनिटी मतलब ये क्या कर सकता है, इट कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग द प्राइवेट कीज एंड द सिक्योरिटी कोड्स। हैकर उसको जज नहीं कर पाएगा। एक होता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे विदाउट द फिजिकल ट्रांसमिटेशन ऑफ द इन्फो। टेलीपोर्टेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन होता है विदाउट फिजिकली ट्रांसमिटिंग द इन्फो, ट्रांसफर बिटवीन द फोटोन्स होता है ऑन द कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा दिस ड्रग डिजाइनिंग। ड्रग डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, एक्जैक्टली डिस्क्राइब करता है और कैलकुलेट करता है क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल। एक्जैक्टली डिस्क्राइब करेगा और कैलकुलेट करेगा क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइटम्स इन द मॉलिक्यूल्स। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे, टेलीपोर्टेशन के बारे में और क्या लिखा हुआ है। ये प्रोसेस करता है एक्सपोनेंशियली मोर डेटा, ये प्रोसेस करता है एक्सपोनेंशियली मोर डेटा, सॉल्व कर देता है कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स को, मल्टीपल प्रेडिक्ट करता है मल्टीपल पार्टिकल इंटरेक्शन के बारे में केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब हो गया दो पार्टिकल्स आर कनेक्टेड और अफेक्ट करता है वन अदर को, इवन इफ दोज पार्टिकल्स आर लाइट ईयर्स अपार्ट। एक तो ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, अफेक्ट करते हैं वन अनदर को, अफेक्ट करते हैं वन अनदर को, इवन इफ दोज पार्टिकल्स आर लाइट ईयर अपार्ट, इवन इफ दोज पार्टिकल्स आर लाइट ईयर अपार्ट। क्वांटम स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंस। Quantum state of each particle cannot be described इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ अदर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ अदर्स एक दूसरे का नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर कुछ भी होगा तो एक दूसरे को अफेक्ट होगा। टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड, एक तो ये कनेक्टेड होते हैं, अफेक्ट करते हैं वन अनदर को, अफेक्ट करते हैं वन अनदर को, इवन इफ दोज पार्टिकल्स आर लाइट ईयर्स अपार्ट, तो भी वो अफेक्ट तो करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, क्वांटम स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल। क्वांटम स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। क्वांटम स्टेट ऑफ ईच पार्टिकल इंडिपेंडेंटली आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऑफ द स्टेट विदाउट द स्टेट ऑफ द अदर्स, है ना।
इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखेंगे। जो तुम्हारा वाईफाई था उसके अंदर क्या मीडियम यूज़ किया था अपन ने, रेडियो वेव्स यूज़ किया था। रेडियो वेव्स यूज़ किया था। लाइट फाई के अंदर अपन ने लाइट वेव्स यूज़ किया था, या तुम बोल दो विजिबल वेव्स यूज़ किया था। क्वांटम में अपन क्या यूज़ करते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट यूज़ करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट इज अ काइंड ऑफ मीडियम। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, मीडियम है, मीडियम ऑफ ट्रांसफर है, मीडियम ऑफ ट्रांसफर है। जैसे अपन ने वाईफाई में रेडियो यूज़ किया था, लाइफाई में लाइट यूज़ किया था। क्वांटम इंटरनेट के अंदर क्या है, क्वांटम एंटेंगलमेंट उसका एक मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ से कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटम कंप्यूटर्स एंड द क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर क्या करता है, डिफरेंट प्रिंसिपल पे ही काम करता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फास्टर एंड बेटर होता है, ऑल द मैटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मल्टीपल प्रोसेसर साथ में होते हैं। एप्लीकेशन क्या हो गया तुम्हारा सुपर कंप्यूटर का, ऑल द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर आर under the quantum computer also. All the applications of the supercomputer, all the applications of the supercomputer are the under quantum computer also. Unique applications of the quantum computer क्या हो गई, एक तो सिक्योरिटी, प्राइवेट कीज वो जनरेट कर सकता है, ट्रांसफर करता है लार्ज डेटा को यूजिंग क्वांटम, ट्रांसफर कर सकता है लार्ज डेटा को यूजिंग क्वांटम एंटेंगलमेंट। यूजिंग क्वांटम एंटेंगलमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा ये एक बड़ा सर्कल है, दिस इज तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटर्स एंड दिस इज तुम्हारा सुपर कंप्यूटर, दिस इज तुम्हारा सुपर कंप्यूटर। तो क्यू एस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि जो भी इसका पार्ट है, ठीक है नहीं जा रहा, रहने दो। चैलेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर, नॉट एवरीबडी कन्विंस इट इज़ पॉसिबल और नॉट, इवन इफ पॉसिबल और नॉट। इंडिया ने बोला थियोरेटिकली तो हम काफ़ी सॉलिड है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास में। इन जनरल प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ नहीं है। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग है इंडिया के पास में, और एक क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी एट इज द स्मॉलर स्केल पे। जब तुम्हारे मैटर और एनर्जी को अपन ने क्या किया, उनका बिहेवियर को अगर अपन स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ द बिहेवियर, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैटर एट द स्मॉलर स्केल, ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी एट द स्मॉलर स्केल। अब सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफ्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, डेवलप करता है स्पेसिफिक सिक्योर कम्युनिकेशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये क्या करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन डेवलप करता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, ऑल्सो नोन एज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डेवलप करता है सिक्योर कम्युनिकेशन। एक पढ़ेंगे कन्वेंशनल डेटा इंस्क्रिप्शन के बारे में, क्वांटम की इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो कन्वेंशनल डेटा इंस्क्रिप्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मैथ एल्गोरिदम्स पे चलता है, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो लॉ ऑफ फिजिक्स पे चलता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉ और फिजिक्स पे चलता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा कन्वेंशनल डेटा इंस्क्रिप्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स मैथ एल्गोरिदम पे चलेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 2G से 5G तक चला, ये जो सारे थे ये सारे के सारे रेडियो वेव्स पे चल रहे थे, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। सारे के सारे किस पे है, रेडियो वेव्स पे। हमारा जो 2G से लेके 5G तक है सारे के सारे क्या है, रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स में अपन ने देखा था इसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इन जनरल में बोल रही हूँ, और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद द गामा वेव्स। डन। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। फिर 2G के बारे में देखेंगे। 2G क्या है, टेक्सटिंग ओनली है। GSM 2G के बारे में अपन बात करेंगे। अप टू 129 गीगाहर्ट्ज़ के बारे में होता है, 1991 के आसपास आया था। 3G आया था 1998 के आसपास। टेक्सटिंग और इंटरनेट दोनों थे इसके अंदर। 3G के अंदर आपको देखने को मिल गया था कि इंटरनेट भी है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा HSDP 3G यूज़ हो रहा था। इसमें GSM था, इसमें HSDP है। ये 2.1 गीगाहर्ट्ज़ तक है। 4 वाला जो हो जाएगा 4G आया था 2008 के अंदर। 4G कब आ गया था, 2008 के अंदर आ गया था। टेक्सटिंग इंटरनेट वीडियो कॉल सब कर रहे हैं। इसके अंदर LTE 4G हो गया था। LTE 4G इज बेसिकली, ठीक है। 5G क्या है, 2020 के अंदर आया था। टेक्स्ट भी कर सकते हो, इंटरनेट भी कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हो, अल्ट्रा HD 3D वीडियो भी कर सकते हो। और ये स्मार्ट होम्स वाली चीज़ों के अंदर तुम्हारा 5G आ गया। 5G में तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ गया। 95 गीगाहर्ट्ज़ तक है, 95 गीगाहर्ट्ज़ तक आपको देखने को मिल जाएगा। 5G के अंदर हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। 5G के अंदर हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब एक बार वापस से देखेंगे अपना 3G 2G के अंदर क्या डिफरेंस है। 3G तो था, तुम सबसे पहले 2G देखेंगे। 2G इज़ टेक्सटिंग ओनली, 3G इज़ टेक्सटिंग प्लस इंटरनेट। 4G के अंदर टेक्सटिंग भी है, इंटरनेट भी है, वीडियो भी है। टेक्सटिंग भी है, इंटरनेट भी है, वीडियो भी है। 5G के अंदर क्या आ जाएगा, अल्ट्रा 3D HD और 4D, अल्ट्रा 3D और HD, 4D वीडियो, स्मार्ट होम, IoT 5G अप टू 9.5 गीगाहर्ट्ज़। अब देखेंगे 5G के अंदर हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। बाकियों के कंपैरिजन के अंदर अब देखेंगे 4G और 5G के बीच में डिफरेंस। ये तो हो गया तुम्हारी स्पीड, देख रहे हैं स्पीड कितना है, ये 1 Gbps है, इसकी स्पीड जो है वो 20 Gbps है, 20 Gbps है। इसकी जो लेटेंसी है वो 1 मिली सेकेंड की है, इसकी जो लेटेंसी है वो 50 मिली सेकेंड्स की है, 50 मिली सेकेंड्स की है। अब देखा अपने कि भाई लेटेंसी तो जो है 5G की कम है, तो लेटेंसी होता है क्या, लेटेंसी इज नथिंग बट द रिस्पॉन्स टाइम, तो वो कम ही होना चाहिए। अपन ने देखा कि 5G के पास में कितना है, स्पीड कितना है, 20 Gbps का स्पीड है और 1 मिली सेकेंड का उसका लेटेंसी टाइम है। अब 5G के यूजेस क्या है कि भाई मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यूज़ करता है। ये क्या यूज़ करता है, 5G के यूजेस क्या है, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यूज़ करता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है इनके पास में, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स है। स्पीड ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये समझ लो। तो क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। अब अपने देखा था मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, ये क्या है, टोटल इज 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो रेंज है, जो बेसिकली स्पेक्ट्रम की रेंज होती है ना, स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो उसने कैसे यूज़ करी, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम इसकी जो रेंज है वो 300 से लेके 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। और 5G इज़ यूजिंग समवेयर फ्रॉम 3.5 से लेके 95 के बीच में, 3.5 से लेके 95 के बीच में। तो इसकी क्या हो गई, बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी बढ़ गई। बैंडविड्थ का बढ़ना इज़ गुड, बैंडविड्थ का बढ़ना इज़ गुड। हमने कहीं पढ़ा था ना कि हैव आई स्टडीड इट, कहीं तो मैंने बैंडविड्थ पढ़ा था, ठीक है छोड़ो। हाँ, तो बेसिकली क्या हो गया, अपनी 5G की जो है बैंडविड्थ भी बढ़ गई, बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, बैंडविड्थ भी क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मोर सेलफोन कनेक्ट हो सकते हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा है मतलब मोर सेलफोन कनेक्शंस हो सकते हैं, मोर डेटा कैन बी सेंड, मोर डेटा कैन बी सेंड। अब देखा शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है कि जहाँ पे शॉर्ट रेंज होगी वहाँ पे इंटरफेरेंस कम होंगे। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि भाई फ्रीक्वेंसी कम है, मोस्टली वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल में आ जाएगा कि आई रेंज, आई और वी और यू, लाईफाई के अंदर लाइट पल्स आ जाएगा, ICT इन जनरल में रेडियो वेव्स यूज़ होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, सीडैक कर रहा है, AI हो गया तुम्हारा। ये डायग्राम याद करो सबसे पहले तो, सबसे ब्रॉड होता है, सबसे ब्रॉड होता है AI, सबसे ब्रॉड होता है AI, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, और उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग सबसे डीप होगा, डीप लर्निंग जो है वो सबसे डीप होगा। डीप लर्निंग क्या है, सबसे डीप है। और इसका क्या फॉर्मूला आपको बना सकते हो, निमोनिक बना सकते हो, AMD। सबसे ब्रॉड हो गया AI, फिर आ गया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये AI को यूज़ करके मशीन लर्न करना है ना, AI को यूज़ करके मशीन लर्निंग कर रहा है। AI इज़ जस्ट बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर। मशीन लर्निंग इस डेटा से वो लर्न भी कर रहा है। और डीप लर्निंग तो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हो गया, डीप लर्निंग तो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हो गया। रोबोटिक्स क्या है, नथिंग बट द मैकेनिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज। विद दिस वी आर डन विद दिस ICT वाला टॉपिक। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अपन, उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी के कुछ 1-2 टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अपन DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देख रहे हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, आपने DNA लिया, DNA के ऊपर आपने क्या करवाया, PCR करवाया, यानी DNA रेप्लिकेशन करवाया, PCR करवाया, DNA रेप्लिकेशन करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल के छोटा जो भी पोर्शन है उसको कट कर लिया। उसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल के छोटा जो भी पोर्शन था उसको आपने क्या कर लिया, कट कर लिया स्पेसिफिक, और क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर लिया, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर लिया। अब क्या हो गया, जो लेंथ है वो लेंथ डिफरेंस चेक होती है ना कि सीक्वेंस, लेंथ का डिफरेंस चेक होता है ना कि सीक्वेंस चेक होता है, लेंथ का डिफरेंस चेक होता है ना कि सीक्वेंस चेक होता है। बेसिकली अपन ने DNA फिंगरप्रिंट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे साइटोकिनेसिस रिलीज सिंड्रोम। साइटोकिनेसिस रिलीज सिंड्रोम, साइटोकिनेसिस रिलीज सिंड्रोम। साइटो का मतलब क्या हो गया, सेल। किनेसिस का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी यानी मूवमेंट यानी डिवीजन। साइटोकिनेसिस का मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन। साइटोकिनेसिस का मतलब क्या हो गया, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, अब ये क्या करता है, साइटोकिनेसिस के अंदर सेल डिवीजन होता है, ये हेल्प करता है डिवीजन ऑफ द CTL। CTL is cytotoxic T lymphotic viral infection, cytotoxic T lymphotic viral infection। तो बेसिकली जो तुम्हारे साइटोकेनेसिस होता है ना वो सेल डिवीजन हो गया, ये हेल्प करता है डिवीजन ऑफ दी साइटो T lymphotic वायरल इन्फेक्शन। और इससे क्या होता है, बेसिकली ये किल करता है वायरल इन्फेक्शन को। ये क्या करता है, किल करता है वायरल इन्फेक्शन को, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे लंग कैंसर हुआ था, अल्टर्ड सेल्फ सेल की वजह से, अल्टर्ड सेल की वजह से, अल्टर्ड सेल की वजह से। साइटोकिनेसिस विल रिलीज इनटू द लंग्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ CTL। साइटोकिनेसिस क्या करेंगे, अपन इसको लंग्स के अंदर डालेंगे और इससे नंबर ऑफ जो CTL है, CTL बेसिकली साइटोटॉक्सिक T लिम्फोटिक जो सेल होता है वो, ये क्या करता है, ये किल करता है वायरल इन्फेक्शन को। ये क्या करता है, किल करता है वायरल इन्फेक्शन को। तो इससे क्या होगा, वायरल नहीं होगा। साइमल्टेनियसली डैमेज लंग्स हैं, विल डेवलप द निमोनिया लाइक सिम्टम्स। अगर आपके लंग्स जो है वो डैमेज है, अगर क्या आपके लंग्स जो डैमेज है वो क्या कर देगा, डेवलप कर देगा निमोनिया लाइक सिम्टम्स। वो क्या करेगा, डेवलप कर देगा निमोनिया लाइक सिम्टम्स। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होगा, साइटोकाइन इज बेसिकली ये इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को,
किसी में बढ़ जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, और इसमें स्मॉल प्रोटीन्स भी होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस में ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स, फ्यूल्स और करंट के बारे में पढ़ेंगे, करंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। अब देखेंगे ऑर्बिट के बारे में। सबसे पहले मैं देखूंगी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट कौन सी होती है? 1000 से लेके 35,786,7,5 मतलब 35,000 किलोमीटर्स। तो अगर मुझे मीडियम वाली याद हो जाएगी तो मुझे लो भी याद हो जाएगी और मुझे हाई भी याद हो जाएगी। मीडियम पढ़ेंगे सबसे पहले। मीडियम में कौन सी आती है? 100 से लेके 35,000 किलोमीटर्स, 100 से लेके 35,000 किलोमीटर्स। तो मुझे ये समझ में आएगी कि लो कौन सी होगी? जो 100 से कम की होगी, जो 100 से कम की होगी। 160 से लेके 1000 से, इट्स नॉट 100, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक होगी, उसको क्या बोल देंगे? लो अर्थ ऑर्बिट बोल देंगे। इट इज़ अलॉन्ग द इक्वेटर एंड कैन बी टिल्टेड। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ देखने को मिलेगी? अलॉन्ग द इक्वेटर, कैन बी टिल्टेड ऑल्सो। एंगल इसमें ज़्यादा कोई खास मैटर करता नहीं है, एंगल कोई खास मैटर करता नहीं है। कहाँ के लिए यूज़ करते हैं? अपन सैटेलाइट इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें टेलीकम्युनिकेशन में, बट द ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी यूजफुल टू गिव द कॉन्स्टेंट कवरेज। टेलीकम्युनिकेशन में हम इसको मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रखोगे तो स्पीड बहुत फास्ट मिलेगी। यहाँ पे स्पीड बहुत फास्ट मिलेगी। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपको नेटवर्क ज़्यादा, कवरेज ज़्यादा चाहिए होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन वालों को हम मोस्टली लो में नहीं रखते, लो में मोस्टली क्या रखते हैं? जहाँ पे आपको सैटेलाइट इमेजिंग करवानी होती है, हाई रेजोल्यूशन चाहिए होता है। इंटरनेट, स्पेस स्टेशन जैसी चीज़ें जो होती है वो अपन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखते हैं। बट जो टेलीकम्युनिकेशन की ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होती है ना, अगर आपको कॉन्स्टेंट कवरेज के लिए कुछ रखना है तो उसको आप यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में रख सकते हो। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? 160 से लेके 1000 किलोमीटर्स तक देखने को मिलती है। इक्वेटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। इसको आप क्या कर सकते हो? टिल्ट कर सकते हो एंगल, क्योंकि कोई खास मैटर करता नहीं है। उसके बाद में देखेंगे मिडल अर्थ ऑर्बिट के बारे में। मिडल अर्थ ऑर्बिट 1000 से लेके 35,000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। इसको भी टिल्ट किया जा सकता है। ये भी आपको मोस्टली इक्वेटर के आसपास ही देखने को मिलती है। ये क्या होती है? नेविगेशन सैटेलाइट्स होती है, और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी देखने को मिल जाती है। नेविगेशन सैटेलाइट्स भी देखने को मिल जाती है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी देखने को मिल जाती है। हाइट क्या हो गई? 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर्स। अब अपन देखेंगे दो अलग तरीके की सैटेलाइट्स, क्या ऑर्बिट्स। वन इज जियो सिंक्रोनस, अनदर वन इज जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। सबसे पहले देखेंगे जियो स्टेशनरी के बारे में। जियो स्टेशनरी के अंदर क्या होती है? स्पीड मैचिंग होती है। ये पैरेलल होती है 0 डिग्री के या इक्वेटर की। ये क्या होती है? पैरेलल होती है 0 डिग्री के या इक्वेटर की। ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। स्पीड जो होती है इसकी सेम होती है। एंगल कितना होता है? 0 डिग्री पे होता है। कहा ना मैंने, जो एंगल ये पैरेलल है 0 डिग्री के, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने? स्टेशनरी बोल दिया, स्टेशनरी बोल दिया, स्टेशनरी बोल दिया। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो स्टेशनरी वाली है वो क्या है? इसकी जो स्पीड है वो ऑल टाइम क्या है? सेम देखने को मिलेगी आपको। जस्ट मिनट। स्पीड क्या है? वो ऑल टाइम सेम देखने को मिलेगी। एंगल जो है वो 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर के साथ में। ठीक है, फिर ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, पैरेलल है 0 डिग्री की। स्पीड मैचिंग होती है, स्पीड मैचिंग होती है तभी तो स्टेशनरी दिखेगा ना, तभी तो क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आप एक और चीज़ देखोगे कि स्पीड, एंगल, डायरेक्शन सब मैच करता है। स्पीड भी मैच करेगी, एंगल भी मैच करेगा, डायरेक्शन भी मैच करेगा। स्पीड भी मैच करेगी, एंगल भी मैच करेगा, डायरेक्शन भी मैच करेगा। तो मैक्सिमम चीज़ें मैच कर रही है, इसीलिए तो वो स्टेशनरी दिख रही है। इसीलिए तो अपन को क्या दिख रही है? स्टेशनरी दिख रही है। इसकी यूजेस आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेंगे? स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। इफ़ वांट टू स्टडी अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेस, अब इफ वांट टू स्टडी अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेस, तो आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जियो स्टेशनरी यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेदर मॉनिटरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, हायर कवरेज। फॉर एग्जाम्पल कौन सी अपन ने देखी? वेदर मॉनिटर, टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन और इंक्रीज करनी है कवरेज, तो उस केस के अंदर। अब अपन पढ़ेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया? कि हम स्पीड तो मैच करेंगे, पर ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें मैच करेंगे। ये किसके साथ में मैच हो रहा है? ये स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द speed of revolution of the satellite, speed of rotation of the earth is equals to the speed of revolution of the state. speed match होती है इसके अंदर। मोस्टली क्या होता है? speed matching होती है। synchronous के अंदर क्या होती है? speed matching होती है। ये क्या करता है? speed of the rotation of the earth is equals to speed of the revolution of the satellite। 24 hour revolution होता है इसके अंदर। क्या होता है? 24 hour revolution होता है। 24 hour revolution होती है। स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है अर्थ की स्पीड के बराबर। इसकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है स्पीड ऑफ अर्थ के बराबर। इफ सच ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 35,786 विद द सेम स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन स्पीड, इफ द एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर, अगर वो एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर होगी तो उसको जियो स्टेशनरी बोलेंगे। अगर वो इंक्लाइंड होगी या किसी दूसरे एंगल पे होगी तो उसको जियो सिंक्रोनस बोलेंगे। कहने का मतलब है अगर कोई भी ऑर्बिट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोल रहा है? कि अगर कोई भी ऑर्बिट हाइट पे है, कौन सी हाइट पे है? 3,500, 700, 3,500
35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है, विद द सेम स्पीड ऑफ द अर्थ, विद द सेम स्पीड ऑफ द अर्थ, जिसकी सेम जो है स्पीड जो है वो अर्थ के रोटेशन की स्पीड के जितनी है। इफ इट इज एक्जैक्टली अबव द इक्वेटर, अगर इक्वेटर के ऊपर है तो मैंने उसको क्या बोल दिया, जियो स्टेशनरी बोल दिया। इक्वेटर के ऊपर है तो मैंने उसको क्या बोल दिया, जियो स्टेशनरी है। अगर वो इंक्लाइंड है तो उसको क्या बोल दिया, जियो सिंक्रोनस बोल दिया। वापस से देखेंगे, 35,786 आई थिंक 89 ऐसा कुछ, ये हाँ, ये हाइट पे अगर सेम स्पीड है किसकी सेम स्पीड है, जो तुम्हारी सैटेलाइट है उसकी और जो अर्थ की अगर इन दोनों की सेम स्पीड है, ठीक है, तो ये तुम्हारी हो जाएगी जियो सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट हो जाएगी बेसिकली। अगर वो इक्वेटर के ऊपर है तो मैंने उसको क्या बोल दिया, जियो स्टेशनरी बोल दिया। अगर इफ इट इज एट सम एंगल पे, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, जियो सिंक्रोनस बोल दिया। दिस इज द होल एंड सोल आइडिया। अब वापस से देख लेंगे एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, वो ये है कि भाई जो तुम्हारा जियो सिंक्रोनस है और जियो स्टेशनरी है, जियो स्टेशनरी के अंदर तो सब कुछ सेम करेगा, सब कुछ सेम मैच होगा, स्पीड भी, एंगल भी, डायरेक्शन भी, क्योंकि ये तो क्या है एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर ही बोल रहा है ना ये अपन को। और जियो सिंक्रोनस के अंदर सिर्फ स्पीड मैच होनी चाहिए, बेयर मिनिमम सिर्फ स्पीड मैच होनी चाहिए, तो वो तुम्हारा जियो सिंक्रोनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस हो जाएगा। जियो स्टेशनरी को अपन यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी को हम यूज़ कर रहे हैं जब हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेस के बारे में स्टडी करनी है, वेदर मॉनिटरिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, हाई कवरेज हो गया। एक बार दोनों के डिफरेंसेस को वापस से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैं देख रही हूँ सिंक्रोनस, एक तरफ मैं देख रही हूँ स्टेशनरी में क्या हो रही है, स्पीड मैच हो रही है, इट इज़ पैरेलल और 0 डिग्री टू द इक्वेटर, इट इज़ पैरेलल टू द 0 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। 0 डिग्री से क्या है, ये पैरेलल है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ठीक है। स्पीड क्या है, एकदम सेम है तुम्हारे अर्थ की स्पीड के साथ में। इसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री या इक्वेटर पे देखने को मिलेगा। सिंक्रोनस के अंदर भी स्पीड मैच हो रही है, इट इज द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। 24 आवर्स के अंदर वो स्पीड भी क्या, वो सैटेलाइट भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। 24 आवर्स के अंदर वो जो तुम्हारी सैटेलाइट है वो भी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। स्पीड इज सेम विद द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आप अपन का ये टॉपिक हो गया। अब देखेंगे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। जियो स्टेशनरी है यानी इक्वेटर के ऊपर होगी, जियो स्टेशनरी है यानी कहाँ पे हो रही है, 35,786 तो मुझे याद ही है। उसके अलावा मुझे ये याद है कि ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, 0 डिग्री एंगल पे होता है, ये अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑर्बिट है। इसका मतलब क्या होगा कि एक साथ जीईओ को पहुंचाने के लिए ऑर्बिट, एक सैटेलाइट को जीईओ पहुंचाने के लिए जो सैटेलाइट होती है, बेसिकली फॉर द चंद्रयान 2 एंड 3 के पाथ में हमने इसको यूज़ किया था। व्हाट इज जीईओ? जीईओ इज बेसिकली तुम्हारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को बोला है हमने जीईओ। तो इस जीईओ पर कोई भी सैटेलाइट को पहुंचाना है, उस पोर्टल पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी में किसी भी ऑर्बिट को किसी भी सैटेलाइट को ट्रांसफर करने के लिए जो ऑर्बिट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीटीओ बोलते हैं। ये अपन ने कहाँ यूज़ किया था, चंद्रयान 2 के अंदर और चंद्रयान 3 के अंदर यूज़ किया था। यूज़ फॉर द चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 पाथ के लिए अपन यूज़ किया था जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। किसके लिए होता है, एक सैटेलाइट को जीईओ तक पहुँचाने के लिए होता है, एक सैटेलाइट को जीईओ तक पहुँचाने के लिए होता है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी बेसिकली क्या होती है। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जो है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर होती है। नोट पे देखेंगे PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो हमने कहाँ यूज़ किया है, मार्स मिशन के अंदर यूज़ किया है। PSLV हमने कहाँ यूज़ किया है, मार्स मिशन के अंदर यूज़ किया है। चंद्रयान के लिए हमने क्या यूज़ किया था, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। मार्स मिशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, PSLV यूज़ किया था। ये क्या करता है, सेंड करता है सैटेलाइट को पोलार ऑर्बिट के अंदर। पोलार ऑर्बिट कहाँ पे होती है, लियो के अंदर होती है, भी पढ़ेंगे उसके बारे में ढंग से। पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेंड सैटेलाइट टू द पोलार ऑर्बिट। मार्स मिशन के अंदर हमने ये यूज़ किया था। इसी तरीके की होती है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसमें किसी भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए जो ऑर्बिट होती है उसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होती है। चंद्रयान 2 और 3 में हमने इसको यूज़ किया था। अगला हम देखेंगे पोलार ऑर्बिट के बारे में। देखो दो टर्म्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक होती है तुम्हारी पोलार ऑर्बिट, एक होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जो पोलार ऑर्बिट होती है ना,
वो होती है तुम्हारी लो अर्थ ऑर्बिट, और सन सिंक्रोनस भी होती है लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये तो दोनों अपन पढ़ रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में। दो क्या पढ़ रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पोलर ऑर्बिट में आप कहाँ जाओगे, नॉर्थ टू साउथ जाओगे। सन सिंक्रोनस है तो नॉट नेसेसरीली पोल टू पोल, तो सन के सिंक्रोनस में होनी चाहिए, तो इसमें पोल टू पोल जरूरी नहीं है, इसमें एंगल हो सकता है। पर ये अपन को देखना है कि पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस जो है वो दोनों ही लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है, टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट है। अब सन सिंक्रोनस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सन सिंक्रोनस के बारे में देख रहे हैं। इट इज द सब टाइप, sun synchronous is what, subtype of the polar orbit, it is a type of the polar orbit, ठीक है। satellite of the sun, satellite in the sun synchronous are in sync with the sun, क्या मतलब हो गया, will always visit the same place at the same time in the local time, it will always visit the same place at the same local time, मतलब हर दिन 2 बजे वो इसी सेम जगह पे रहेगा, हर दिन 3 बजे वो सेम जगह पे रहेगा। तो सन सिंक्रोनस का मतलब हो गया कि टाइम के साथ में सिंक कर रहे हो। आप किसके साथ में सिंक कर रहे हो, लोकल टाइम के साथ में सिंक कर रहे हो, लोकल टाइम के साथ में सिंक कर रहे हो। तो विल ऑलवेज विजिट द सेम प्लेस, विल ऑलवेज विजिट द सेम प्लेस विद द सेम लोकल टाइम। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, टाइम के साथ में सिंक कर रहे हो, टाइम के साथ में आप क्या कर रहे हो, सिंक कर रहे हो। ये आपको बताता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इट इज़ अ टाइप ऑफ द पोलर ऑर्बिट। क्यों, क्योंकि दोनों ही लो अर्थ ऑर्बिट में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पोलर ऑर्बिट भी और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहाँ देखने को मिलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली पासिंग द सिटी ऑफ द पेरिस एवरी डे एट द नून एक्जैक्टली। अब समझेंगे इसको। सबसे पहले होती है लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट आपको पोल से पोल मूव होती दिखती है, पोल से पोल मूव होती दिखती है। सन सिंक्रोनस जो है वो किसी एंगल पे भी हो सकती है। क्या, कहाँ पे हो सकती है, किसी एंगल पे भी हो सकती है। पोलर ऑर्बिट आपको नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखती है। कहाँ दिखती है, नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखती है। नॉट नेसेसरीली, सन सिंक्रोनस क्या हो गया, नॉट नेसेसरीली पोल टू पोल, ये 20 से 30 डिग्री डेविएशन पे भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो सन होता है वो ट्रॉपिक्स पे मूव कर रहा है ना, ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी होता है। तो सन सिंक्रोनस जो होगी वो उसके हिसाब से मूव करती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इट इज़ नॉट इन सिंक विद द स्पीड ऑफ द सन, इट इज़ रेदर इन द सिंक विद द सोलर टाइम। ये किसके साथ में सिंक में होती है, ये सन की स्पीड के साथ में सिंक में नहीं होती है, ये सन की स्पीड के साथ में सिंक में नहीं होती। क्योंकि हम तो ये बोलते हैं ना कि सन तो एक ही जगह पे है, तो उसकी स्पीड के साथ में कैसे हो सकती है, ये सिंक में होती है सोलर टाइम के साथ में, सोलर टाइम के साथ में सिंक में होती है। भाई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी तुम्हारा सोलर टाइम होगा, सोलर टाइम के साथ में ये क्या होती है, सिंक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में सबसे पहले इसरो के लॉन्च व्हीकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी तुम्हारी SLV-1, SLV-3। SLV क्या थी, इंडिया की पहली एक्सपेरिमेंटल 4 स्टेज व्हीकल थी, जिसके अंदर सारे सॉलिड्स ही थे। ये आपके कहाँ पे लेके जाती थी, पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जाती थी। फर्स्ट जनरेशन थी SLV-3। इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल 4 स्टेज व्हीकल, इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल था 4 स्टेज व्हीकल था। ऑल सॉलिड्स देखने को मिलेंगे आपको। पेलोड्स कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ ले जा रहा था, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जा रहा था। फिर अपन देखेंगे ASLV भी लियो में लेके जा रही थी। इसके अंदर 5 स्टेज था, 500 के 500 सॉलिड थे। इसमें कैपेसिटी आ गई थी कुछ तुम्हारी 150 kg की कैपेसिटी आ गई। फिर आया तुम्हारा PSLV इज थर्ड जनरेशन। PSLV कौन सा है, थर्ड जनरेशन है और 4th स्टेज है। थर्ड जनरेशन है और 4th स्टेज है। थर्ड जनरेशन और 4th स्टेज में ये भी कहाँ ले जा पा रहा है, लियो तक लेके जा रहा है। PSLV तो पहले देखा ही, अभी ऊपर के लो अर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, पोलर ऑर्बिट्स में लेके जा रहा है। ये भी 4th स्टेज है। 4th स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट टाइम लिक्विड फ्यूल हमने यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम लिक्विड फ्यूल यूज़ किया था। लिक्विड फ्यूल में मतलब तुम्हारा ऑन ऑफ पॉसिबल हो पाता है, ऑन ऑफ पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो तुम्हारा ये जो है PSLV जो है ना, PSLV के अंदर ही बात कर रहे हैं। ये जो तुम्हारा 4th स्टेज है, तो जो तुम्हारा 2nd और 4th स्टेज है ना, वहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज़ हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड के अंदर सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। फर्स्ट स्टेज विल ऑलवेज बी सॉलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉन्च व्हीकल एज फ्रॉम द अर्थ टू क्रॉस द एटमॉस्फेयर इट रिक्वायर्स द मतलब हाई थ्रस्ट चाहिए होता है। हाई थ्रस्ट के लिए तुम्हें सॉलिड फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट केसेस में 99% केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि सॉलिड फ्यूल ही होगा। एक एक्सेप्शन है जो अपन अभी पढ़ेंगे, PSLV कैन गो बियॉन्ड लियो। जो तुम्हारा PSLV था ना, वो बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट जा सकता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, नॉट जियो सिंक्रोनस एग्जैक्टली, बेसिकली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। तो PSLV जो है वो लियो को क्रॉस करके जा सकती है, लियो को क्रॉस करके जा सकती है। अभी अब तक अपन ने देखा था कि सब सारी जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जा पा रही थी। तो हमारी PSLV जो थी वो उसको क्रॉस करके कहाँ तक जा पा रही है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक जा पा रही है। इसके एग्जांपल्स PSLV के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ अपन ने यूज़ किए, चंद्रयान 1 के अंदर
और मार्स मिशन के अंदर, चंद्रयान 1 के अंदर और मार्स मिशन के अंदर अपन ने इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जीएसएलवी के बारे में। जीएसएलवी हो गया तुम्हारा फोर्थ स्टेज। जीएसएलवी क्या हो गया? फोर्थ स्टेज हो गया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 3 स्टेज व्हीकल, 3 स्टेज व्हीकल देखने को मिलेगा। 3 स्टेज व्हीकल में अब जीएसएलवी के भी 2 वर्जन है, एक हो गया MK2 और एक हो गया MK3, मार्क 3 और मैक 2। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले MK2 के बारे में। लिफ्ट ऑफ द मास 2500 kg टू GTO। GTO इज बेसिकली तुम्हारा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये क्या है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक 2500 kg तक का वेट लेके चली जाती है। एंड द सैटेलाइट्स ऑफ 5 kg मास। लिफ्ट ऑफ द मास, लिफ्ट ऑफ मास तो इतना है, और सैटेलाइट का मास कितना हो सकता है? 5 kg तक, 5 kg यानी 5000 kg तक का हो सकता है। टू द लियो तक का लेके जा सकती है। 3 स्टेज व्हीकल होता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड क्रायोजेनिक। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड क्रायोजेनिक। लिफ्ट ऑफ मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द सैटेलाइट व्हीकल प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर। व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ मास? लिफ्ट ऑफ मास के अंदर क्या आता है तुम्हारा? सैटेलाइट का मास आ गया, सैटेलाइट का मास आ गया, व्हीकल का मास आ गया, फ्यूल का मास आ गया। सैटेलाइट का मास आ गया, व्हीकल का मास आ गया, फ्यूल का मास आ गया और ऑक्सीडाइजर का मास आ गया। ऑक्सीडाइजर इज लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन हो गया। लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट ऑफ मास के अंदर क्या आ गया? मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ व्हीकल इटसेल्फ, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो ये कितना है? 2500 kg। 2500 kg टू GTO, या फिर सिर्फ सैटेलाइट का वेट देखें तो 5 kg कहाँ तक? लो अर्थ ऑर्बिट तक, लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, फिर देखेंगे GSLV MK3 के बारे में। GSLV MK3 के बारे में पूछा जा चुका है PYQ में। ये लेके गया था तुम्हारा चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 अभी हमने देखा था, कौन लेके गया था? PSLV लेके गया था। PSLV चंद्रयान 1 लेके गया था। ठीक है, और अपन देख रहे हैं GSLV MK3। MK3 कौन सा लेके गया? चंद्रयान 2 लेके गया, और ये गगनयान में भी यूज़ की जाएगी। इसको रीनेम कर दिया था LVM3 के नाम से। फिर देखेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? ये बेसिकली डेब्रिस नहीं बनाता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बहुत ही छोटा सा है, स्मॉल है, तो ये क्या करता है? डेब्रिस नहीं बनाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू दी कम बैक बिफोर दिस द स्पेस डेब्रिस। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम बैक। तो इसमें भी तुम्हारा 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल ही है। देन कम द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे कुछ अलग अलग फ्यूल्स के बारे में। एक होता है तुम्हारा सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल अपन ने क्या देखा था? ASLV और SLV के अंदर देखा था। SLV यानी तुम्हारा ये इनिशियल वाला जो SLV था, है ना, ये वाला SLV और ASLV। यहाँ पे अपन ने क्या देखा था? सॉलिड फ्यूल्स देखे थे। क्या देखे थे? सॉलिड फ्यूल्स देखे थे। इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ द PSLV एंड GSLV के अंदर देखने को मिलता है। ASLV और SLV में तो कंप्लीट यही है। GSLV PSLV के अंदर पहला स्टेज यही होता है। हाई थ्रस्ट के लिए जरूरी होता है इग्नाइट वंस बर्न्स देयर फ्यूल अंटिल इट इज एग्जॉस्टेड। इग्नाइट वंस बर्न्स देयर फ्यूल अंटिल इट इज एग्जॉस्टिंग। फिर देखेंगे लिक्विड के बारे में। लिक्विड में क्या होता है तुम्हारा? कैरोसिन होता है और लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है। लिक्विड के अंदर कैरोसिन होता है और लिक्विड हाइड्रोजन भी होता है। फर्स्ट टाइम PSLV में यूज़ हुआ था सेकेंड और थर्ड फोर्थ स्टेज के अंदर, सेकेंड और फोर्थ स्टेज के अंदर। फिर अपन पढ़ेंगे क्रायोजेनिक के बारे में। क्रायोजेनिक में क्या होता है? क्रायोजेनिक में फ्यूल तो लिक्विड हाइड्रोजन ही होता है। देखो इधर लिक्विड जो फ्यूल है उसमें भी तुम्हारा लिक्विड हाइड्रोजन है। क्रायोजेनिक के अंदर भी फ्यूल तो क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन ही है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजर है वो क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइजर क्या है? ऑक्सीडाइजर भी लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीडाइजर भी लिक्विड फॉर्म में। वो क्या हो गया तुम्हारा? लिक्विड ऑक्सीडाइजर हो गया। लिक्विड हाइड्रोजन भी बहुत ही माइनस के टेम्परेचर पे है, और जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजर है वो भी -183 डिग्री सेल्सियस और -253 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। -253 डिग्री सेल्सियस पे तो तुम्हारा हाइड्रोजन है और -183 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा लिक्विड ऑक्सीजन है। लिक्विड ऑक्सीजन है मतलब एक्सट्रीमली कम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। मतलब 200 के आसपास का कम टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, -200 के आसपास का। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स अपन ने देखा था सबसे पहले अग्निलेट। अग्निलेट 3D प्रिंटिंग किया है इन्होंने। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। स्टार्टअप अग्निकुल ने बनाया था। अग्निलेट, अग्निलेट क्या है? पहला सिंगल पीस, फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया। अग्निलेट क्या है? एक तरीके का रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन है, रॉकेट इंजन है। कैसे बनाया गया? 3D प्रिंटिंग से बनाया गया। 3D प्रिंटिंग से बनाया गया पहला 3D लेट। 3D लेट, 3D लेट, अग्निलेट कैसे याद करेंगे? 3D लेट, तो मैं जब 3D लेट बोलूँगी तो 3D प्रिंटेड अग्निलेट पहला इंजन, रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन। इसका नाम क्या हो गया? अग्निबाण रख दिया। रॉकेट का नाम क्या रख दिया? अग्निबाण, अग्निबाण रख दिया। 2 स्टेज है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है इसके अंदर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसका लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ से गया था? विक्रम साराभाई से, तिरुवनंतपुरम से। ये है क्या? इट इज़ लॉन्चिंग व्हीकल है। इट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल्स है। तो ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे वो कौन से मिलेंगे? फ्यूल कौन से मिलेंगे? 2 स्टेज फ्यूल्स है। सेमी क्रायोजेनिक है, सेमी क्रायोजेनिक है। ठीक है, कैसे बनाया है इसने? थ्रू इन स्पेस बनाया। कमर्शियल विंग ऑफ द इसरो है। मीडिएटर। नेक्स्ट अपन देखेंगे विक्रम एस के बारे में। विक्रम एस, विक्रम एस इज द फर्स्ट प्राइवेट मेड लॉन्च
रॉकेट लॉन्च मिशन प्रारंभ। प्रारंभ प्रारंभ क्या है? पहला प्राइवेट मेड रॉकेट लॉन्च मिशन है। ठीक है, इसमें क्या है? स्टार्टअप स्काई रूट ने बनाया था, धवन इंजन बनाया। क्या बनाया? धवन इंजन। धवन इंजन सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च करेंगे। इट इज़ यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द अपर एटमॉस्फेयर रीजन। इससे क्या आप इन्वेस्टिगेट करोगे? अपर एटमॉस्फेयर रीजन को इन्वेस्टिगेट करोगे। स्पेस रिसर्च विद द सब ऑर्बिटल बिलो दी लो अर्थ ऑर्बिटल। इसमें क्या करेंगे? स्पेस रिसर्च करेंगे विद सब ऑर्बिटल फ्लाइट। स्पेस रिसर्च करेंगे विद सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स बिलो दी लो अर्थ ऑर्बिट। इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? लिक्विड नाइट्रोजन गैस। लिक्विड नाइट्रोजन गैस में 90% मीथेन होता है। कंसिडर्ड रॉकेट फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। 90% मीथेन अपन यूज़ कर, मतलब इसमें 90% मीथेन होता है। LNG लिक्विड नाइट्रोजन गैस इज कंसिडर्ड एज द रॉकेट फ्यूल फॉर फ्यूचर। रॉकेट फ्यूल फॉर फ्यूचर में अपन LNG को डालने वाला है। और जो तुम्हारा प्रारंभ है, जो कि विक्रम एस ने बनाया है, फर्स्ट प्राइवेट मेड रॉकेट लॉन्च मिशन, प्रारंभ मिशन प्रारंभ है, और ये बनाया है विक्रम एस करके रॉकेट बनाया है धवन इंजन के साथ में। उसमें कौन सा उसने फ्यूल यूज़ किया है? LNG फ्यूल यूज़ किया है। कौन सा फ्यूल यूज़ किया? LNG फ्यूल यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या आ रही है? इनसैट हो गया तुम्हारा, GSAT हो गया। ठीक है, फिर EDUSAT वगैरह ये सारी चीज़ें भी GSAT में आती हैं। इनसैट के अंदर क्या आ रहा है ये देखते हैं सबसे पहले। इनसैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इसमें 9 सैटेलाइट है, 5 ऑपरेशनल है आज की तारीख में। इनसैट के अंदर क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट से 9 सैटेलाइट से 5 ऑपरेशनल है आज के दिन में। और ये क्या है? जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया कि ये जियो स्टेशनरी का क्या मतलब है? सबसे पहले समझेंगे। 3500 किलोमीटर की हाइट पे है। और ये क्या है? इसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर है? अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर है। स्पीड जो है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर है। अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर है स्पीड जो है वो बेसिकली अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर है। अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर है। और एक और फीचर जो है स्पेसिफिक, वो क्या है? वो अर्थ इक्वेटर के साथ में क्या है इसका? मतलब इक्वेटर के साथ में ये पैरेलल है। इक्वेटर के साथ में ये पैरेलल है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री पे है। ठीक है, नेक्स्ट अपन मोटा मोटा यही डिफरेंस है। ठीक है, जियो स्टेशनरी यही है। ठीक है, अब देखेंगे GSAT। GSAT जो है वो जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस में भी यही है, बस उसके अंदर ये है कि जो इक्वेटर वाला है ना, ये सेक्शन नहीं है इसमें। आप जियो सिंक्रोनस के अंदर आप क्या ले सकते हो? एंगल हो सकता है। इसमें अंदर क्या हो सकता है? एंगल हो सकता है, किसी पर भी एंगल हो सकता है। 0 डिग्री नहीं है वो, 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जियो सिंक्रोनस। GSAT कौन सा है? जियो सिंक्रोनस है। GSAT कौन सा है? जियो सिंक्रोनस है। इनसैट कौन सा है? जियो स्टेशनरी है। इनसैट कौन सा है? जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी अपन देखेंगे GSAT के बारे में। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इस कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जियो सिंक्रोनस वाले को एंगल के अंदर यूज़, टेलीकॉम के अंदर यूज़ किया जा सकता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़ के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, डिजास्टर वार्निंग के अंदर, थीम बेस्ड कोई कम्युनिकेशन हो, फॉर एग्जांपल EDUSAT हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया। उन सारी चीज़ों में हम किसको यूज़ करते हैं? GSAT को यूज़ करते हैं। GSAT क्या हो गया तुम्हारा? जियो सिंक्रोनस हो गया। अब अपन समझने की कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट में काम कैसे होता है। देखो, एक होता है तुम्हारा सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर, ये हो गया तुम्हारा सरफेस, और ये है तुम्हारा सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर। ये क्या करता है? बेसिकली एनालाइज करता है वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, एनालाइज करता है। ये जो तुम्हारा सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर है ना, ये एनालाइज करता है वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, हाँ, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय द वेव। इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्लोरेशन कि वहाँ पे कोई मिनरल है, कोई ऑयल है, कोई वाटर है, कोई ओर्स है, क्लाउड कवर है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, डिफॉरेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें। साइक्लोन हो रहा है तो ओशियनोग्राफी को भी चेक कर सकता है। तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर एक चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर। सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो ये सारी चीज़ें आपको जज करके बताता है। कैसे जज करके बताता है? वेव लेंथ की हेल्प से। वेव लेंथ द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस से आपको ये सारी चीज़ें क्या करता है? एक्सप्लोर करके बता देता है। एक्सप्लोर करके बता देता है तो समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे कोई मिनरल है, यहाँ पे कोई ऑयल है, यहाँ पे कोई वाटर कलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे कोई चीज़ की ओर है, कहीं पे बीच में कोई क्लाउड्स आ रहे हैं, कहीं पे बीच में क्या आ रहा है? कोई क्लाउड्स आ रहे हैं, कोई फॉरेस्ट कवर आ रहा है ना, कोई फॉरेस्ट कवर आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये एफॉरेस्टेशन हो रहा है, साइक्लोन के अंदर ओशन आ रहा है, ओशनोग्राफी कोई चीज़ है तो वो बता देता है। उसके बाद में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वैसे अपन देख चुके हैं एक बार, पर वापस देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रेडियो के अंदर अपन ने देखा था कि लॉन्ग वेव लेंथ होता है तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है। कहाँ देखने को मिलेगा? वाईफाई के अंदर, ब्लूटूथ के अंदर, रडार्स के अंदर, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के अंदर। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? रेडियो वेव्स देखने को मिलेगी। रडार्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी? रेडियो वेव्स देखने को मिलेगी। रडार तो अपन को ऐसे याद रह जाएगा, R फॉर रडार, R फॉर रेडियो वेव्स। ठीक है, सैटेलाइट के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगी? रेडियो वेव्स देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गई, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगी? रेडियो वेव्स देखने को मिलेगी। फिर जो तुम्हारे सेलफोन के अंदर 4G 5G होती है, इसमें रेडियो वेव्स देखने को मिलती है। RFID के अंदर भी रेडियो वेव्स देखने को मिलती है। माइक्रोवेव अपन ने देखा था, माइक्रो कुकिंग वेव कुकिंग में यूज़ होती है। इंफ्रारेड रिमोट्स के अंदर और सन हीट के अंदर। विजिबल में अपन ने देखा था कहाँ पे देखने को मिली? टेलीस्कोप के अंदर हो गया, टीवी के अंदर हो गया, ट्यूबलाइट के अंदर हो गया, LED लाइट के अंदर ये हो गया। ये सारी चीज़ें विजिबल लाइट हो गई। UV आपको कहाँ देखने को मिली? स्टेरलाइज कर रहा है, किल कर रहा है बैक्टीरिया को, स्किन कैंसर को भी।
कॉज कर रहा है स्किन कैंसर। एक्सरे कहाँ पे यूज़ हो रही है? इमेजिंग और डायग्नोसिस के अंदर यूज़ हो रहा है। गामा, गामा क्या कर रहा है? कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा है। अपन ने देखा था कि जो यूवी है, यूवी इज कॉजिंग स्किन कैंसर एंड गामा इज ट्रीटिंग स्किन कैंसर या कोई भी तरीके का कैंसर। और नीचे आते आते आपकी क्या हो जाती है? वेवलेंथ कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा गामा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। एक्सरे की भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। अपन जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि यू डोंट नॉट एंटर इनटू द रूम विद पेशेंट बिकॉज एक्सरेज जो होती है वो काफ़ी हार्मफुल होती है। तो एक्सरे जो होती है, इमेजिंग डायग्नोसिस, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। यूवी रेज अपन बोलते हैं कि भाई इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ कॉजिंग कैंसर, तो भाई अपन मान सकते हैं, याद कर सकते हैं भाई इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो तुम्हारा माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड वेव्स हो गया। ये इंफ्रारेड तो घर की चीज़ों में यूज़ हो रहा है, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल्स के अंदर। माइक्रोवेव भी घर की चीज़ों में, कुकिंग वुकिंग में यूज़ हो रहा है। तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेडियो भी तुम फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, रेडार्स वेडार्स वाईफाई ब्लूटूथ में यूज़ कर रहे हो, फास्टैग RFID गाड़ी में यूज़ कर रहे हो, तो इन सब की चीज़ों की क्या है? वेवलेंथ काफ़ी कम है, वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है सॉरी, और फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली जो हो गई वो कम हो गई। डन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिमोट सेंसिंग इमेजिंग सैटेलाइट के बारे में। इसमें क्या हो गया? रिमोट का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस, रिमोट का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस, सेंसिंग का मतलब हो गया डिटेक्टिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब हो गया कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप क्या कर रहे हो? कवर कर पा रहे हो इमेज सैटेलाइट्स। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसमें तुम्हारी थीम बेस्ड होती है, लैंड वाटर रिसोर्सेज के लिए होती है, ओशन एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए होती है, लार्ज स्केल में होती है, कुछ कार्टोसैट वगैरह। हाँ, हम पढ़ेंगे नाविक के बारे में। नाविक इज IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ हायर देन द GPS। जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। लेसर सिग्नल ब्लॉकेज होती है इन देम, सिग्नल ब्लॉकेज काफ़ी कम होती है। क्या है? क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडिया आपको देखने को मिल जाएगी। 8 है ऑपरेशन आउट ऑफ 9। 3 आपको देखने को मिलेगी जियो स्टेशनरी के अंदर, 4 आपको देखने को मिलेगी जियो सिंक्रोनस के अंदर। 3 जियो स्टेशनरी के अंदर और 4 जियो सिंक्रोनस के अंदर। इसको नाविक भी बोलते हैं। 2 सर्विसेज करती है, एक तो पोजीशन सर्विसेज हो रही है, एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हो रही है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज स्ट्रैटेजिक एरियाज के अंदर हो रही है। एप्लीकेशन क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैफिकिंग, प्रिसिशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। इट इज़ इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन सैटेलाइट से। इसके अंदर बेटर एक्यूरेसी है 10 मीटर्स तक, देन 20 मीटर्स तक आपको GPS ही यूज़ करना पड़ता है। मतलब GPS से ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी है, GPS से ज़्यादा हमारे पास में बेटर एक्यूरेसी है। व्हाट वी हैव इज़ बेटर एक्यूरेसी दैन द GPS, बेटर एक्यूरेसी दैन द GPS। इसके अंदर हमारी जो एक्यूरेसी है वो 10 किलोमीटर तक, 10 मीटर तक की है, और जो GPS की है वो 20 मीटर्स तक की है। तो नाविक के अंदर एक फैक्ट हम याद रखेंगे, एक फैक्ट हम क्या याद रखेंगे कि हमारे पास में क्या है? बेटर एक्यूरेसी है देन GPS, बेटर एक्यूरेसी देन GPS, बेटर एक्यूरेसी देन GPS। नाविक के अंदर क्या है? बेटर एक्यूरेसी है देन GPS। अब अपन ने एक और चीज़ देखेंगे इसके अंदर, गगन। गगन इज व्हाट? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। व्हाट इज गगन? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS फॉर फ्लाइट्स है बेसिकली। व्हाट इज गगन? गगन इज GPS फॉर फ्लाइट्स। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया। इट इज़ GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के बारे में। फिर क्या देखेंगे? सैटेलाइट बेस हम पढ़ रहे थे गगन के बारे में। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना इसको हाईलाइटर को चेंज कर लो। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, GPS फॉर फ्लाइट्स है ये। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम फॉर सिविल एविएशन रिप्लेस करता है ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन को थ्रू द रेडार्स। ये क्या कर रहा है? रेडार से जो ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन हो रही थी ना, उसको एलिमिनेट कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? एलिमिनेट कर रहा है, कवर कर रहा है। ये कवरेज इसका यहाँ पे इसका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तक भी इसकी कवरेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। नेविगेशन सैटेलाइट में आती है एक तुम्हारी पोजीशन, एक हो गया नेविगेशन, एक हो गया टाइमिंग। ठीक है, पोजीशन चेक होती है इसके अंदर, टाइमिंग भी चेक होती है और नेविगेशन भी चेक होती है। नेविगेशन सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। USA की हो गई GPS, इसमें 31 सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। रशिया की होती है ग्लोनास, रशिया की कौन सी है? ग्लोनास। EU की कौन सी है? गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो। जापान की कौन सी है? बिडू, बिडू किसकी है? चाइना की, सॉरी चाइना की कौन सी है? बिडू, बिडू किसकी है? चाइना इज भिडू, चाइना इज भिडू, चाइना इज भिडू। जापान, जापान की कौन सी है? क्वाजी जेनेथ, क्वाजी जेनेथ, क्वाजी जेनेथ, क्वाजी जेनेथ ओनली जापान। रीजनल है ये, क्या है? ओनली जापान की है। क्वाजी जीनत, क्वाजी जीनत किसकी है? जापान की है। देखो ऐसे याद करो, क्वाजी जीनत किसकी है? जापान की है। क्वाजी जीनत किसकी हो गई? जापान की हो गई। चाइना की कौन सी हो गई? बीडू हो गई। EU की कौन सी हो गई? गैलीलियो हो गई। EU की कौन सी हो गई? EU की कौन सी हो गई? गैलीलियो, है ना, गैलीलियो हो गई। उसके बाद में ग्लोनास किसकी होगी? रशिया की होगी। ग्लोनास किसकी होगी? रशिया की।
यहाँ पे भी डबल एस आ रहा है, ग्लोनास में भी डबल एस आ रहा है, ठीक है। यूएसए की कौन सी होगी, जीपीएस होगी, इसके अंदर 31 सैटेलाइट्स है। ये तो हमें मोटा मोटा काफ़ी पता ही है। अब अपन पढ़ेंगे अगली चीज़ अपन क्या पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि इम्प्रूव करना, तो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज पढ़ते, प्लाज्मा क्या होता है, फोर्थ मैटर होता है, सुपर हॉट होता है लाइक लावा, और हाईली आयनाइज होता है। ये क्या होता है, हाईली आयनाइज होता है। अपन पढ़ रहे हैं न्यूज़ में क्या क्या है, मून में क्या होता है, 2 अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, एक साउथ पोल हो गया और एक फार साइड हो गया, और एक साउथ पोल हो गया, ये 2 अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। तो इसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हाल फिलहाल आपको देखने को मिलेगा 2 अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। सबसे पहले देखेंगे चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो आया था वो 2008 के अंदर आया था, ठीक है। इंडिया वॉज द 4th कंट्री टू द मून। चंद्रयान 1, चांद पे जाने वाली इंडिया 4थी कंट्री थी आफ्टर द यूएस रशिया जापान। हम चांद पे गए कैसे थे, अपने पीएसएलवी को लेके गए थे। क्या लेके गए थे, अपने पीएसएलवी को लेके गए थे, और हमने कंफर्म किया था कि वहाँ पे वाटर आइस, हमने क्या देखा था, हमने वहाँ पे कंफर्म किया था कि वाटर आइस ऑन द मून मिला है। हमने क्या किया था, लूनार वाटर, लूनार केव्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे फिगर आउट करी थी। चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे। चंद्रयान 2 आया था 2019 के अंदर, मतलब एक्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर्स। चंद्रयान 1 आया 2008 के अंदर, चंद्रयान 2 आया आफ्टर एक्जैक्टली 10 ईयर्स 2019 के अंदर। इसमें गई थी अपनी GSLV MK3, इसके अंदर ऑर्बिटर था लैंडर, और ऑर्बिटर था सॉरी विक्रम, क्या कर रही है गुड्डो। चंद्रयान 2 2019 के अंदर आया था, GSLV MK3, एक ऑर्बिटर था, लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसकी क्या हो गई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। चंद्रयान 2 2019 के अंदर गया था, GSLV MK3 के साथ में गया था, एक ऑर्बिटर था, लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। वाई इसरो वांट टू एक्सप्लोर द साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, आइस ट्रैप्ड और क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। साइंटिफिक डिस्कवरी में आपको हेल्प करेगा, मून की हिस्ट्री, अर्ली सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जाननी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना है, प्रेस्टीज भी होता है। चंद्रयान 3 में हम क्या चाह रहे हैं कि कम कॉस्ट के अंदर कंपेयर टू द चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो था उसको हम काफ़ी कम कॉस्ट में गए थे एज़ कम्पेयर टू द चंद्रयान 2। इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं था, इसने चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर को यूज़ किया था। इसका एम क्या था, टू लैंड द रोवर ऑन द साउथ पोल, हम साउथ पोल में गए थे, एंड इट वाज द फर्स्ट मिशन ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग, इट वाज द फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड। इसके अंदर 3 चीज़ें गई थी, एक हमारी गई थी प्रपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, गाड़ी, ऑर्बिट तक ले जाने के लिए जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल, ऑर्बिट तक ले जाने के लिए जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल। एक हमारा लैंडर था और एक हमारा रोवर था, ठीक है। रोवर क्या होता है, बेसिकली इन सेटू केमिकल एनालाइज करता है, वहीं पर इन सेटू केमिकल एनालिसिस करता है, मून के सरफेस पर ही एनालाइज करेगा और हमें यहाँ पे मैसेज भेज देगा। और एक होता है लैंडर जो वहाँ पे लैंड करने में हेल्प करवाता है, लैंडर इज़ बेसिकली जो लैंड करने में हेल्प करवाता है। पे लोड्स कौन कौन से गए थे चंद्रयान 3 के टाइम पे, प्रपल्शन मॉड्यूल अपन ने देखा था कि वो गाड़ी होती है, तो हम देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, शेप इज स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ हैबिटेबल planet अर्थ, स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ द हैबिटेबल प्लानट अर्थ, बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ है कि नहीं है एटमॉस्फेयर और नियर बाय प्लैनेट्स में, उसको देखने के लिए। प्रपल्शन मॉड्यूल में क्या था, शेप था, शेप इज बेसिकली स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ द हैबिटेबल प्लानट अर्थ, हैबिटेबल प्लानट अर्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ है कि नहीं है नियर बाय प्लैनेट के अंदर, वो देखेगा। लैंडर कौन सा था, रंभा वॉज द लैंडर। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून, बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, ये मेजर करेगा प्लाज्मा डेंसिटी को एंड इट्स चेंज विद टाइम, प्लाज्मा डेंसिटी को और उसकी चेंज को विद टाइम चेक करेगा। रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून, बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर को चेक करेगा। रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून, बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर को चेक करेगा, बेसिकली प्लाज्मा डेंसिटी को चेक कर रहा है और उसकी चेंज को चेक कर रहा है विद द टाइम। तो ठीक है, हमें एवोल्यूशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज द चास्ते इज चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर मेजर के लिए होता है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड द टेम्परेचर मेजर के लिए होता है। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड द टेम्परेचर मेजर करते हैं उससे अपन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा एलिजा इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, ये क्या चेक करेगा, सिस्मिक एक्टिविटी चेक करेगा, मून क्विक्स को चेक करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम द नासा, ये एक्यूरेटली मेजर करता है डिस्टेंस को बिटवीन द अर्थ एंड द मून। लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम नासा ने दिया था हमें और ये हमने उसके अंदर डाला था। बेसिकली लेज़र है और रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी बोल रहा था, ये क्या मेजर कर रहा है, डिस्टेंस, एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर करेगा बिटवीन द अर्थ एंड द मून। रोवर क्या होता है, जो इन सेटू एनालिसिस करेगा, इन सेटू केमिकल एनालिसिस करेगा। उसमें हमने भेजा है एक तो
एपेक्स, एपेक्सिस में क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर भेजा है लिब्स, लिब्स में क्या है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलिमेंटल कंपोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट, एलिमेंटल कंपोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। जो चंद्रयान 3 है ये लैंड हुआ था 23 अगस्त को, लॉस्ट कनेक्शन आफ्टर 14 डेज। चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। इट लॉस्ट कनेक्शन आफ्टर द 14 डेज। मून का जो एक दिन होता है वो 29 अर्थ डेज का होता है। तो क्या हो गया, मून का जो एक डे होता है वो 29 अर्थ डेज का होता है। तो रोवर के पास में सोलर पैनल्स थे, तो 14 अर्थ डे तक तो वहाँ पे डे था, तो वो चल गया। और जैसे ही वहाँ पे रात हुई, यानी सोलर पैनल्स ने काम करना बंद किया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो हमने उससे कनेक्शन लूज़ कर दिया, हमारा उससे कनेक्शन क्या हो गया, लूज़ हो गया, हमारा उससे कनेक्शन क्या हो गया, लूज़ हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ल्यूपिक्स के बारे में। ल्यूपिक्स क्या है, ल्यूनर मिशन है, और इंडिया के साथ में कौन कर रहा है, जापान मिलके कर रहा है। ल्यूपिक्स क्या हो गया, इंडिया जापान के बीच में है। इट्स एम इज़ टू सेंड द लैंडर एंड द रोवर टू द साउथ पोल ऑफ द मून। ल्यूपिक्स का क्या मिशन है कि साउथ पोल पे आपको क्या करवाना है, एम टू सेंड द लैंडर एंड द रोवर आपको कहाँ भेजना है, मून पे भेजना है 2024 तक का ये एम होगा उसका। फिर देखेंगे इंटरनेशनल मून मिशंस के बारे में देखेंगे। दूसरे चाइना का हो जाएगा चंगे 4 मिशन। चंगे 4 मिशन के अंदर क्या है, चाइना सक्सेसफुली लैंडेड द रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट उन्होंने लैंड कर दिया था ऑन द फार साइड ऑफ द मून। इट इज़ अ डिटेल्ड सैटेलाइट क्यूग्यू ऑर्बिटिंग टू रिले फ्रॉम द रोवर टू द अर्थ। ठीक है, इज़ वाई वी कैन नॉट सी द फार साइड ऑफ द मून, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या होता है, मून की स्पीड इज लॉक्ड इन सच अ वे दैट द मून का डे रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ द 29 डेज। ठीक है, मून जो है वो रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस फॉर द 29 डेज, और मून की जो नाइट होती है, यानी जो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ है ना, अराउंड द अर्थ 29 डेज़ के अंदर ही होता है। तो बेसिकली इसीलिए हमारी टाइडल लॉकिंग हो जाती है। कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मून इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसीलिए टाइडल लॉकिंग हो जाती है, इसीलिए हम उसका फार साइड नहीं देख पाते। तो चाइना का जो चंगे 5 है वो उसकी फार साइड पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखेंगे चंगे 5 मिशन के बारे में। ये चंगे 4 मिशन था, चंगे 4 ही पहुंच गया था। चंगे 5 के बारे में देखेंगे। चंगे 5 इज़ बेसिकली लूनार सैंपल रिटर्न लेके आया था मिशन। थर्ड कंट्री टू रिट्रीव द लूनार सैंपल। असेंट प्रोब अपवर्ड मूवमेंट हुआ था इसके अंदर टू टेक द सैंपल टू द ऑर्बिटर एंड देन टेक बैक टू द अर्थ। इसमें एसेंट प्रोब हुआ था। एसेंट प्रोब का मतलब क्या है कि भाई सैटेलाइट का वापस से अपवर्ड मूवमेंट करवाना, देन टू टेक द सैंपल टू द ऑर्बिटर एंड देन टर्न बैक टू इंडिया। लूनार चंगे 5 मिशन, लूनार सैंपल रिटर्न हुआ था मिशन। इसके अंदर असेंट प्रोम हुआ था। इट इज़ थर्ड कंट्री टू रिट्रीव द लूनार सैंपल्स। नासा का कौन सा है, वाइपर। वाइपर कहाँ पे गया था, साउथ पोल के अंदर गया था। वाइपर कहाँ पे गया था, साउथ पोल के अंदर गया था। साउथ कोरिया का है दानूरी इज़ द पाथ फाइंडर लूनार ऑर्बिटर मिशन है ये। इसराइल का है बियर शीट। नासा का है आर्टेमिस में कौन गए थे, ह्यूमंस गए थे मून के ऊपर, ह्यूमन मिशन था ये मून के लिए। आर्टेमिस 1 जो था वो अनक्रूड था, पर आर्टेमिस 2 वाज द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट अराउंड द मून, पर इसने लैंडिंग नहीं की थी। आर्टेमिस 3 ये क्या गए थे, मून के आसपास घूम के आ गए थे, अराउंड द मून था, लैंडिंग नहीं हुई थी। आर्टेमिस 3 के अंदर इन्होंने लैंडिंग करवाई थी मून के ऊपर। इसमें रॉकेट था, स्पेसक्राफ्ट एरियन था। फिर अपन देखेंगे इंटरप्लानिटरी मिशंस के बारे में। इंटरप्लानिटरी मिशंस में आ गया तुम्हारा मार्स। मंगलयान हुआ था इंडिया की तरफ से, PSLV गया था उसके अंदर, 5 नवंबर 2013 में चला गया था। इंडिया वाज द फोर्थ टू ऑर्बिट द मार्स। कौन गया उससे पहले, रॉसकॉस्मॉस रशिया चला गया है, नासा और यूरोपियन यूनियन चला गया था। इट वाज फर्स्ट टू सेंड द सैटेलाइट फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब इंडिया इज़ द फर्स्ट टू सेंड द सैटेलाइट, और फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा सक्सेसफुल भी हो गया मंगलयान के ऊपर। ठीक है, स्टडी सरफेस एटमॉस्फेयर मिनरल एंड द अदर रिसोर्सेज। नासा का परसिवरेंस क्या है, रोवर है जो कि सैंपल लेके आया था मार्स से। परसिवरेंस कहाँ पे गया था, मार्स पे गया था, और वो सैंपल लेके आया था मार्स पे। डिटेक्टेड कार्बन, लाइफ इन द पास्ट तो थी वहाँ पे। नासा ने क्या किया है, मार्स के ऊपर ये देखा है कि देयर वाज लाइफ इन द पास्ट ओवर मार्स, क्योंकि वहाँ से उन्होंने उसमें कार्बन डिटेक्ट किया है। क्या डिटेक्ट किया है, कार्बन डिटेक्ट किया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे होप मिशन के बारे में। होप इज़ द UAE का मिशन है, ये फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन है। ताइवान 1
क्या है, तियानवेन-1 किसका है, चाइना का है। इट इज़ द फर्स्ट मार्स मिशन जो कि 2020 के अंदर हुआ था, चाइना का पहला मार्स मिशन है, 2020 के अंदर हुआ था। हम तो मार्स पे पहले ही चले गए, 2013 के अंदर ही चले गए थे, 2013 के अंदर ही हमने कर दिया था सक्सेसफुल। और 2020 के अंदर चाइना पहली बार गया था मार्स के ऊपर। इट इज़ द सेकंड कंट्री आफ्टर द यूएसए टू लैंड द रोवर ओवर देयर। हम तो सिर्फ घूम के आ गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे वीनस के बारे में। तो इंडिया का है शुक्रयान। अब वीनस और अर्थ के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि साइज़ हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, साइज़ हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, बल कंपोजिशन हो गया, ग्रेविटी हो गया। ऑर्बिटर अराउंड द 400 किलोमीटर ओवर द वीनस, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन द 2024। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सिंथेटिक अपर्चर रडार भेजेंगे टू एग्जामाइन द सरफेस कवर्ड बाय द थिक क्लाउड्स। बेसिकली क्या होता है, वीनस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड्स है, तो उसके अपन सरफेस के बारे में ज़्यादा चीज़ें जान नहीं पाते। तो हम क्या भेज रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार भेज रहे हैं, जो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा सरफेस को कवर्ड बाय द थिक क्लाउड्स। बेसिक्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। रडार क्या होता है, इट इज़ द रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग का मतलब क्या है, ये एनालाइज करता है रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स को इनिशियली इमिटेड बाय द रडार। कहने का मतलब है ये तुम्हारा सरफेस है, सरफेस से यहाँ से एक रेडियो वेव भेजेंगे, वो रडार देखेगा, उसको थोड़ा बहुत एनालाइज करेगा और वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। देन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स इनिशियली एमिटेड बाय द रडार एंड देन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। तो पहले इन्होंने यहाँ से भेजी, पहले इन्होंने रडार से भेजी सरफेस पे, ठीक है, फिर उसने थोड़ा बहुत सरफेस को टच करके थोड़ा बहुत कुछ भी समझा और उसको वापस से वो अपने पास में बुला लेगा रडार, तो उसको क्या कर देगा, अब एनालाइज करेगा, उस रेडियो वेव को क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा, ठीक है। फिर पैसिव रडार का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग द रेडियो वेव इमिटेड बाय द सरफेस इटसेल्फ। एक्टिव रडार और पैसिव रडार में ये फ़र्क होता है। पैसिव रडार जो है वो सिर्फ सरफेस से जो भेज रहा है उसी को जज कर दे रहा है, एनालाइज कर दे रहा है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अदर यूजेस क्या होते हैं इसके, कंपोजिशन ऑफ द सरफेस, मरीन डिफेंस और इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जान जाते हैं। व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार? सिंथेटिक अपर्चर रडार, इट इज़ बेसिकली द रडार अटैच टू द एयरक्राफ्ट covering more area. Radar attached to the aircraft covering more area, mostly used by the space missions. सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब क्या हो गया, रडार अटैच हो जाता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर, ये क्या करता है, कवर करता है मोर एरिया, मोस्टली इन द स्पेस मिशंस यूज़ होता है। निसार के अंदर हमने सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज़ किया है। निसार इज़ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार था, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ज्यूस मिशन के बारे में देखेंगे। जुपिटर से रिलेटेड ज्यूस मिशन है, जो कि कौन लेके आया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी लेके आया है। आईसी मून, जूसी मून, जुपिटर का जो मून है ना, जुपिटर का जो मून है उसको क्या बोलते हैं, जूसी मून, आईसी मून्स और जूसी मून्स। ये कौन लेके आया है, यूरोपियन यूनियन ऑफ इंडिया। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल उनके जुपिटर के मून के नाम समझेंगे, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा। फिर देखेंगे वॉयगर 1 और वॉयगर 2 के बारे में। ये किसके हैं, लॉन्च हुए थे 1977 के अंदर, स्टिल कंटिन्यूइंग है। प्राइमरी मिशन था वॉयगर 1 और उसके अंदर वॉयगर 2 लेके आया था। वॉयगर 1 जो था वो तुम्हारा जुपिटर सैटर्न के लिए था, वॉयगर 2 जो है वो यूरेनस और नेपट्यून के लिए था। वॉयगर 1 जो था वो जुपिटर और सैटर्न के लिए था, वॉयगर 2 जो था वो यूरेनस और नेपट्यून के लिए था। नेक्स्ट अपन देखेंगे सोलार प्रोब के बारे में। सोलार प्रोब में अपन आदित्य L1 मिशन लेके आए थे, PSLV की हेल्प से गई थी, अराउंड L1 गई। L1 इज लेग्रांज पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस सन अर्थ सिस्टम। लेग्रांज 1 क्या है, ऑफ द सन अर्थ सिस्टम है, सन अर्थ सिस्टम के आसपास है। लेग्रांज पॉइंट 1 पे आदित्य L1 गया है, लेग्रांज पॉइंट 2 पे जेम्स वेब टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा। 1 और 5 पे विजिल मिशन है ऑफ द ESA, विजिल मिशन ऑफ द ESA देखने को मिल जाएगा। पॉइंट एट विच द 3 फोर्सेज बैलेंसेज ईच अदर। कौन कौन सी 3 फोर्सेज, एक तो हो जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द 2 लार्ज बॉडीज एंड द मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द 2 लार्ज bodies and the momentum of the satellite, position where the centrifugal force due to the velocity of the orbiting satellite and the centripetal force or the gravitational force of the 2 large bodies sun and earth balance each other, उनको क्या बोल देते हैं, लेग्रांज पॉइंट बोल जाते हैं। यहाँ पे आपके लेग्रांज 2 पे तो जेम्स वेब है, लेग्रांज 1 पे अपन ने देखा आदित्य L1 है। लेग्रांज 1 और लेग्रांज 5, लेग्रांज 1 और लेग्रांज 5 पे अपन साथ में देखेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा विजिल मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अपन देखेंगे जो अपना आदित्य L1 मिशन है, इसका मिशन का एम क्या है कि कंटिन्यूस व्यू चाहिए हमें, सन का स्टडी करना चाहते हैं हम। सोलर कोरोना क्या है, वो वहाँ से विजिबल होती है, नियर इंफ्रारेड होती है। सन का फोटोस्फीयर, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे निकालना है, सन्स फोटोस्फीयर निकालना है, सॉफ्ट और हार्ड एक्सरे निकालना है। क्रोमोस्फीयर यानी यूवी। फिर सोलार फ्लेयर, सोलार स्टॉर्म वुड इफेक्ट सारी चीज़ों को एक्सेप्ट फ्रॉम सुनामीज, ठीक है। प्रेडिक्शंस ऑफ द सोलार स्टॉर्म क्या हो गया, क्लस्टर ऑफ सन पॉड्स, AI, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें। आदित्य L1 जो है वो इसरो का है, विजिल जो है वो यूरोपा का है। यूरोपा यानी यूरोप
यूरोपियन यूनियन का है बेसिकली, और पार्कर प्रोब किसका है, नासा का है। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, सन को विजन करने के लिए, सन को विजन करने के लिए बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है सोलार विंड, सोलार फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सारी चीज़ों को। आदित्य L1 हो गया यूएसए का, सॉरी आदित्य L1 हो गया इसरो का, विजिल हो गया यूरोप का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और जो तुम्हारा पार्कर प्रोब है वो हो गया नासा का। नेक्स्ट अपन देखेंगे पार्कर प्रोब नासा का है, फर्स्ट एवर मिशन है टू टच द सन फ्लोन थ्रू द सन्स अपर एटमोसफेयर, दैट इज कोरोना। द कोरोना सैम्पल पार्टिकल इनके पास में, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी थी, इन सिटू इमेजिंग किया है इन्होंने, इन सिटू इमेजिंग किया है किसने, पार्कर प्रोब के अंदर। फास्टेस्ट मैन मेड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट विद द स्पीड, इट इज़ द फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विद द स्पीड। विजिल क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इसके अंदर 2 लेग्रांज पे इन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट रखे हैं, लेग्रांज 1 और लेग्रांज 5 L1 के अंदर। सर्च फॉर द ग्रेविटेशनल वेव्स, टिल नाउ वी वर रिलाइंग ओनली ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू स्टडी द स्पेस, टिल नाउ वी वर रिलाइंग ओनली ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू स्टडी द स्पेस। पर इसके अंदर लिमिटेशंस है, हम इससे जो तुम्हारा रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इसे तुम ब्लैक होल और इन सारी चीज़ों को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो। ब्लैक होल नीदर इमिट नॉर रिफ्लेक्ट EM वेव्स, ब्लैक होल नाइदर इमिट नॉर रिफ्लेक्ट EM वेव्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ग्रेविटेशनल वेव की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्पेस टाइम के अंदर क्या होता है, स्पेस टाइम इज़ द 4D फैब्रिक, 4D फैब्रिक है। 4D फैब्रिक मतलब लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है और टाइम भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटी का मतलब क्या है कि स्पेस टाइप के अंदर रैपिंग हो रही है, स्पेस टाइप के अंदर क्या हो रही है, रैपिंग हो रही है। ग्रेविटेशनल वेव्स के अंदर आर बेसिकली नथिंग बट द रिपल्स इन द स्पेस टाइम फैब्रिक। जो अपन ने देखा ना कि ये 4D फैब्रिक है, उसके अंदर जो रिपल्स होती है उसी को ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। It is caused by the most energetic event. It is caused by the most energetic event, merger of the black hole neutron star collision. It is caused by basically जो ripples होते हैं या gravitational waves है, ये कैसे cause होती है, it is caused by the most energetic events, merger of the black hole हो गया, neutron star collision हो गया, explosion of the star हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो भी इसी की वजह से होगा। देखो, caused by the most energetic event, merger of the black hole, neutron star collisions, explosion of the star, for example supernova, इन सारी चीज़ों से आपको देखने को मिलेंगी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। अब ग्रेविटी क्या होती है, पुलिंग फोर्स होती है, एक्सपीरियंस बाय द स्मॉलर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्पेस टाइम रैपिंग ऑफ बाय द लार्जर ऑब्जेक्ट। अगर कोई लार्जर ऑब्जेक्ट होगा उसके स्पेस टाइम रैपिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा ग्रेविटी पुलिंग फोर्स फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटी क्या होता है, पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्मॉलर ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्पेस टाइम रैपिंग बाय द लार्जर ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल वेव्स अपन ने देखा था कि रिपल्स जो होती है स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर ड्यू टू ग्रेविटी, उसको ही ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। टाइम ट्रैवलिंग इन द स्पेस की वजह से जिसको होता है उसको टाइम ट्रैवल बोलते हैं। उसके बाद में देखेंगे ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल इज बेसिकली सुपर मैसिव स्टार जो क्या बन रहा है, ब्लैक होल बन गया है आफ्टर इट्स डेथ। तो एक सुपर मैसिव स्टार था जो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके अंदर वो ब्लैक होल बन गया। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली सोलार रेडिएशन। तो देखो बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे, उसका प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि सोलर रेडिएशंस जो आ रही है उसमें अपन को दिख रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सोलर रेडिएशन के अंदर। अब देखो क्या होता है, बेसिकली जब 2 आयन्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक H प्लस एक H मिला तो वो क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, लेट्स से वी हैव 100 हाइड्रोजन होंगे तो 50 + 50 मिलकर क्या बना देंगे, 50 हीलियम बना देंगे। 50 हाइड्रोजन प्लस 50 हाइड्रोजन मिलकर 50 हीलियम बना देंगे। अभी 50 हीलियम वापस 2 में डिवाइड हो जाएंगे, 25 हीलियम और 25 हीलियम मिलके क्या बना देंगे, एक हैवियर एटम बना देंगे। तो पहले हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन से हीलियम बना, फिर आगे हीलियम से और हैवियर एटम बनता जाएगा। ओवर अ पीरियड क्या होता जाएगा, ये एग्जॉस्ट होता जाएगा। पहले 100 से 50 में डिवाइड हुए, 50 से 25 में डिवाइड हुए, फिर वापस से 25 बन गया तो 13.5 में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ओवर पीरियड ही एग्जॉस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा ओनली विद द Fe आयरन जो होगा वो लास्ट में बच जाएगा। एक Fe आयरन जो होगा लास्ट में वो बच जाएगा। एज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रोटोन इनटू इट। तो जो भी न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटोन इनटू इट। जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो इन जनरल रिपेल करते हैं, क्या होता है, रिपेल करते हैं। बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और वो पास में आएंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा पास में आएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमें चाहिए पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो होता है क्या है कि बट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इनफ टू फ्यूज द आयरन एटम्स। अभी अपन ने देखा कि भाई 2 न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स है, उसके बीच में क्या नहीं हो पा रहा है,
इन जनरल क्या नहीं हो पाता है, वो रिपेल करते हैं, इन जनरल वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते हैं ना, पास में नहीं आ पाते। पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो पा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि ये वापस जो एफ आइटम्स है ना इसको फ्यूज़ करवा पाए। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके बाद में फ्यूजन होना बंद हो गया। क्या हो गया, इसके बाद में फ्यूजन होना बंद हो गया, नो मोर एनर्जी प्रोड्यूस, नो मोर एनर्जी प्रोड्यूस। अब क्या हो गया, फ्यूजन नीड्स द एनर्जी, अब कोई एनर्जी नहीं बन रही है तो फ्यूजन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। नो मोर एनर्जी प्रोड्यूस, फ्यूजन को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बट फ्यूजन अकर्स, इट रिलीजेज मोर एनर्जी, बट व्हेन फ्यूजन अकर्स इट रिलीजेज मोर एनर्जी, और एनर्जी ये रिलीज़ करता है। अब अपन को ये पता है कि अब क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन बंद हो गया तो कोई भी आउटवर्ड प्रेशर नहीं लग रहा है, कोई भी, अपना ने देखा फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बंद हो गई, कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो आउटवर्ड प्रेशर जो है वो बंद हो गया। आउटवर्ड प्रेशर बंद हो गया तो टोटल मैटर कहाँ जाने लग गया, सेंटर की तरफ जाने लग गया। टोटल मैटर कहाँ पे जाने लग गया, सेंटर की तरफ जाने लग गया। अपन ने देखा था कि भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल, उसका ऑपोजिट फोर्स लग रहा था आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। जब ये बंद हो गया, जब ये नो आउटवर्ड फोर्स होने लग गया, न्यूक्लियर फ्यूजन में आउटवर्ड फोर्स हो रहा था, तो ठीक है सेंट्रल में आने लग गया सारा मैटर, टोटल मैटर टुवर्ड्स द सेंटर आने लग गया। स्टार इम्प्लोड हो गया, स्टार क्या हो गया, इम्प्लोड हो गया, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। जब वो अंदर की तरफ आने लग गया तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोड मतलब बाहर की तरफ जाना, इम्प्लोड मतलब सेंटर की तरफ आना, इकट्ठा होता रहना, और इकट्ठा होता रह गया तो वो क्या हो गया, स्टार की अल्टीमेटली डेथ हो गई। स्टार की डेथ कैसे होती है, जब अंदर की तरफ आके इम्प्लोड होता है तब उसकी डेथ होती है। अब क्या बन गया, इस इम्प्लोजन की वजह से हमारे पास में एक सुपर डेंस मटेरियल आ गया जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो गई, क्योंकि वो एकदम ही डेंस मटेरियल हो गया, तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटी हो गई कि ये ना तो इमिट करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है लाइट वेव्स को, ना ही ये इमिट करता है ना ही रिफ्लेक्ट करता है इवन लाइट वेव्स को भी। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव मेड अ ब्लैक होल। एक फैक्ट पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें पता है कि एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना होता है तो इनिशियल एनर्जी जो लगाई जाती है वो कहाँ से लगाई जाती है, थ्रू एटम बॉम्ब ब्लास्टिंग लगाई जाती है। एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए क्या ब्लास्ट करना पड़ता है, एटम बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है। अब देखेंगे पल्सेस क्या होता है, पल्सेस इज द बेसिकली emit beam of electromagnetic radiations from their magnetic field while rotating। ऑन ऑफ हो सकते हैं ये मैग्नेटाइज्ड, हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, यूज़ होते हैं कॉस्मिक क्लॉक्स के अंदर। कहाँ यूज़ होते हैं, कॉस्मिक क्लॉक्स के अंदर यूज़ होता है। बेसिकली पल्सेस क्या होता है, एक इमिटिंग बीम होती है, ये इमिट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो पल्सर्स होते हैं वो इमिट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इमिट करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम देयर मैग्नेटिक फील्ड वाइल रोटेटिंग। ऑन और ऑफ होते हैं, इन हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, यूज़ होते हैं कॉस्मिक क्लॉक्स के अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, पल्सर आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट इमिट द बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपीयरिंग अ रेगुलर पल्सेस व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। पल्सर क्या है, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, रैपिडली रोटेट हो रहा है एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अपीयरिंग एज द रेगुलर पल्सेस व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। फिर अगला पढ़ेंगे वार्म होल। वार्म होल को क्या बोलता है, आप टाइम ट्रैवल भी बोल सकते हो। बेसिकली जो दो तुम्हारे रैप्स है, ठीक है, स्पेस टाइम रैप्स है, उसके अंदर जब अपन ने वो कर लिया, द वे आर प्लानट इज एक्सपीरियंसिंग स्पेस टाइम रैपिंग, सिमिलरली इफ एनी अदर planet parallel to the space time fabric is experiencing the same space time wrapping, if their bands get connected then it will reduce our time to reach to the another planet and it will act as a time travel, then it will act as a time travel, we can go to the past and future also by this search for the gravitational waves। क्या कर रहा है, waves gravitational waves है क्या, ripples है formed due to the collapse of two celestial bodies, है ना, two black hole, two planet आपस में टकरा गए तो उसकी वजह से gravitational waves बन जाएगी। अब if the star implodes or blast तो भी तुम्हारी क्या बनेगी, gravitational wave बनेगी। इम्प्लोड होना या एक्सप्लोड होना दोनों केस के अंदर क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल वेव्स बनेगी। ब्लैक होल डू नॉट इमिट और रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए हम स्टडी करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, तो हमें थोड़ा ब्लैक होल के बारे में पता चले उससे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे लिगो। लिगो इज फॉर द लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होती है, ये कुछ नहीं है, 4 किलोमीटर की एक वैक्यूम ट्यूब है और एक 4 किलोमीटर की वैक्यूम ट्यूब ऐसे लगा रखी है। बेसिकली 4 किलोमीटर की वैक्यूम ट्यूब है और उनके बीच में क्या लगा रखे हैं तुमने, बीम स्प्लिटर्स में मिरर्स लगा के रखे हुए हैं, और एक लेज़र लाइट लगा के रखी हुई है। जैसे ही इस लेज़र लाइट के अंदर इंटरफेरेंस होगा इन द रिफ्लेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल वेव कहीं तो डिटेक्ट हो जाएगी। प्लेस्ड ऑन द अर्थ, दिस LIGO इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ नॉट इन द स्पेस। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डायरेक्टली नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरफेरेंस। जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, जितनी कम लेंथ ऑफ ट्यूब होगी, उतना ज़्यादा आपको इंटरफेरेंस डिटेक्ट करने में हेल्प होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अगर इंटरफेरेंस हुआ तो आर्म लेंथ ऑफ ट्यूब जो होगी वो बढ़ जाएगी, जितना इंटरफेरेंस कम होगा उतनी जो आर्म ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब है वो बढ़ जाएगी। स्पेस टाइम फैब्रिक इज एक्सपेंडिंग बिकॉज वी नो कि स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर अकरिंग। 2015 के अंदर LIGO ने डिटेक्ट करी थी पहली बार, तो स्पेस ग्रेविटेशनल वेव्स हो तो रही है
फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करी थी लिगो ने 2015 के अंदर। इन टोटल हमारे पास में 3 ऐसी ऑब्जर्वेटरी है, ऑल इन यूएसए आपको देखने को मिलती है। लिगो इंडिया प्रोजेक्ट भी है, यूएसए विल गिव अस वन ऑफ देयर्स आउट ऑफ 3। हिंगोली महाराष्ट्र के अंदर हम उसको लगाएंगे। एक होता है विर्गो, विर्गो इस इटली का लिगो, और काकरा, काकरा इस जापान का लिगो। विर्गो किसका है? इटली का लिगो है। और कारगा किसका है? जापान का लिगो है, जापान का लिगो है। फिर लीसा, लीसा क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। लिगो सक्सेस लेड टू ईएसए फ्यूचर मिशन 2034 के अंदर इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमेट्री स्पेस एंटीना बनाएंगे। एलिसा ऑल्सो नोन एज न्यू ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी। एलिसा फर्स्ट स्टेप था लीसा पाथ फाइंडर, और कंप्राइज हुए थे इसके अंदर 3 स्पेस क्राफ्ट थे, अरेंज हुए थे इक्वेलेटरल के अंदर अराउंड द सन। इट इज़ द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। एलिसा जो था वो पहला ही स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर था, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा बहुत ये देखेंगे जो भी होता है ना, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में कौन सा ऑक्सीडाइजर था? लिक्विड ऑक्सीजन था। फ्यूल कौन सा था? लिक्विड रिफाइंड कैरोसिन था। और लिक्विड हाइड्रोजन नहीं था, लिक्विड हाइड्रोजन नहीं होता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर हमने देखा कि भाई लिक्विड हाइड्रोजन नहीं होता है फ्यूल में, जो कि अपन देखते हैं क्रायोजेनिक के अंदर होता है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या होता है? रिफाइंड कैरोसिन होता है, रिफाइंड कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। नॉर्मल क्रायोजन के अंदर क्या होता है? फ्यूल होते हैं लिक्विड हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइजर होता है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद इट।